What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम करने वाले हैं रिवाइज करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का पूरा लिटरेचर सिलेबस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स किक थिंग्स स्ट्रेट ऑफ विद द लास्ट लेसन. अब ये लिखा किसने है? अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है. बेटा ये जो चैप्टर है इट इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर. अब वो होता क्या है, एक तरफ आप मान लीजिए प्रशिया था. अब प्रशिया आज कोई कंट्री नहीं है, अब वो टूट चुकी है इनटू जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. पहले वो एक ही फोर्स होती थी और फ्रांस होता था. अब फ्रांस में दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम है एल्सेस और लोरेन, जो प्रशियन रूल के अंडर आ गए थे. जैसे आपको पता है हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल के अंडर आती थी, बिल्कुल सेम सिचुएशन थी. अब आपको पता है जैसे ब्रिटिश रूल ने इंडिया में इंग्लिश इंट्रोड्यूस करी टू रिप्लेस सर्टन लैंग्वेजेस इन सर्टन रीजन्स बिकॉज वो चाहते थे कि हम उनकी भाषा बोलें. अब वो अलग बात है, आजकल इंडियन स्पीक बेटर इंग्लिश देन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेट्स गो गाइज, लेट्स कंट्रीब्यूट टू दैट बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम. बट वैसे ही जो हमारे प्रशियन फोर्स थी वो चाहती थी कि फ्रेंच के अलावा वहाँ पे जर्मन बोली जाए. तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर है जिसका नाम फ्रांस है, वो एक बहुत छोटा सा यंग सा स्कूल बॉय है. स्कूल जाता है वो, लेकिन वो इतना कोई सीरियस स्टूडेंट नहीं है. एक दिन जो लास्ट लेसन का दिन है बेसिकली, वो बड़ा रिलक्टेंट होता है. रिलक्टेंट का मतलब उसमें झिकझिक होती है कि भाई मैं जाना नहीं चाहता स्कूल, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा टीचर है जो एम हैमल है वो एक नंबर का स्ट्रिक्ट टीचर है और आज वो हमें पार्टिसिपल्स पे क्विज करने वाला है, जो बेसिकली आप मान सकते हो लैंग्वेज का ही एक पार्ट है. अंग्रेजी में भी होता है, फ्रेंच में भी होता है, लेकिन वो सोचता है यार चलो ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगा अगर मैं ना भी जाऊं तो मैं चला ही जाता हूं. अब जब वो वहां पे जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि एक बुलेटिन बोर्ड होता है और वहां पे उसको एक क्राउड दिखती है. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है आपको पता होगा. बुलेटिन बोर्ड इज बेसिकली अ बोर्ड जहां पे सारे नोटिसेस लिखते हैं. जैसे अगर आपके स्कूल में एक सर्कुलर बोर्ड है, बिल्कुल सेम है. वहां पे यूजुअली बैड न्यूज़ आती थी. क्यों आती थी? बिकॉज ऑब्वियसली वॉर चल रहा था और वॉर में गुड न्यूज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब वो जब स्कूल चला जाता है वो डिफरेंस नोट करता है. 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंसेस क्या थी. अनयूजुअल साइलेंस था. स्कूल यूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउडेड सा हबड़ तबड़ हो रही होती थी. इट वॉज अ वेरी बिजी स्कूल एंड वहाँ पे विलेज एल्डर्स थे. अब स्कूल में तो यार 18 साल तक के बच्चे होते हैं. अब यहाँ पे इतने इतने बूढ़े बूढ़े लोग कैसे आ गए हैं. वो देखता है कि वहाँ पे पुराना सिटी का मेयर, आप मान सकते हो मेयर इज़ नॉट एग्जैक्टली अ चीफ मिनिस्टर, बट इस लेक्चर के लिए बिकॉज हम इतना इसमें एक्सप्लेन नहीं करें, आप चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए. तो वो देखता है कि यार ये क्लासरूम के बैक में बैठे हुए हैं. फिर उनका जो टीचर होता है एम हैमल, उसने भी अलग अलग कपड़े पहने हुए होते हैं जो वो सिर्फ स्पेशल डेज पे पहनता था. जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, आपके स्कूल में एनुअल डे होता है, लेकिन आज तो कुछ नहीं था स्कूल में. तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है. तब जब वो क्लास के अंदर आता है उसको इस बार डांट नहीं पिटती एंड दैट मेक्स हिम वेरी 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 अलर्ट कि भाई एम हैमल तो मुझे बहुत डांटता रहता था लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है. फिर उसको पता चलता है ये सारी चेंजेस क्यों हो रहे थे. बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन दैट ही वॉज गोइंग टू डिलीवर इन द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उनके स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये एल्सेस और लोरेन वाला ऑर्डर है जो मैंने आपको ऊपर बताया था. अब इसको देख के फ्रांस बड़ा रिग्रेट करता है कि उसने कोई पढ़ाई नहीं करी. लेसन चलता रहता है. एम हैमल उसे बताते हैं अपनी पूरी क्लास को कि ये हमारी गलती है कि हमने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया है. ये बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो बड़े छोटे छोटे से हैं. इट्स अप टू अस टू टीच आवर स्टूडेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड टू टेल देम कि आपके लैंग्वेज में ही आपका फ्रीडम और आपकी की पूरी आइडेंटिटी बसी हुई है. और अगर आप या फिर एक पूरी सिविलाइजेशन, एक पूरी पॉपुलेशन अपनी लैंग्वेज से डिटैच हो जाती है तो ये जो हम हमारे ऊपर रूल करना चाहते हैं ये इफेक्टिवली कर पाएंगे. वो अपने सारे के सारे लोगों को एक गुड बाय के तौर पे लास्ट लेसन देता है कि देखिए आप मेयर हों, विलेज एल्डर हों, स्कूल वाले बच्चे हों, आप सब मेरे लिए आज एक ही हो. आज मैं आपको डांटूंगा नहीं बिकॉज आज मुझे पता है ये सारी सिचुएशन हमारी एक कलेक्टिव फेलियर है, कोई इंडिविजुअल फेलियर नहीं है. लेसन चलता रहता है लेकिन एंड में वीवे ला फ्रांस वो बोर्ड पे लिख के चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा पेन होती है, वो इतना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे होते हैं. फ्रांस भी एकदम रिग्रेट फील कर रहा होता है. वो उसके सारे के सारे गंदे गंदे टैक्टिक्स के बारे में, जैसे जब वो रूलर मारता था ऐसे ऐसे कर करके, जब टेबल से आवाज़ आती थी, वो सब भूल जाता है. उसे रियलाइजेशन ये होती है कि यार ये गंदी चीज़ें मुझे एक बार गंदी तो लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था जब मुझसे फ्रेंच भाषा छीन ली जाएगी, जब एम हैमल मेरे टीचर नहीं होंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि ये भाषा और ये टीचर की वैल्यू क्या है. अब इस चैप्टर की थीम्स क्या है बेटा? लिंग्विस्टिक सप्रेशन, मतलब किसी की लैंग्वेज उनसे छीन लेना. नेशनलिज्म की बात हुई है इसमें. रिग्रेट एंड रियलाइजेशन की बात हुई है कि भाई आप रिग्रेट करते हो तभी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि वैल्यू क्या थी आपकी एजुकेशन की. एम हैमल एज ए डेडिकेटेड टीचर की बात हुई है और वैल्यू ऑफ एजुकेशन की प्योरली बात हुई है. एंड ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा इसमें वॉर का भी एंगल है. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लॉ स्प्रिंग, जिसके 2 पार्ट्स हैं. अब इसमें आपको चाइल्ड लेबर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, स्ट्रक्चरल इशूज ऑफ सोसाइटी के बारे में पता चलेगा. आपका पार्ट 1 है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. और इसमें क्या होता है बेटा,
अनीस जंग जो हैं वो दोनों चैप्टर्स में नरेट करती हैं स्टोरी को. फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में उन्हें मिल जाता है एक इंसान जिसका नाम है साहिब. ही इज़ अ वेरी यंग रैक पिकर, मतलब गार्बेज कलेक्टर फ्रॉम सीमापुरी, जो बेसिकली दिल्ली के बॉर्डर पे एक एरिया है, आउटस्कर्ट्स पे एक एरिया है. वो ढाका से आया था अपनी फैमिली के साथ. ढाका क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है, बिकॉज वहाँ पे कुछ तूफान वूफान आ गए थे जिन्होंने इनके खेत को बर्बाद कर दिया. तो काम के सर्च में और एक बेटर लाइफ के सर्च में, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए ज़्यादा काम था, वो दिल्ली चले आते हैं. लेकिन उनके लिए कोई ऐसी रियलाइजेशन नहीं होती, कोई ऐसा वो नहीं होता अपरूटिंग सी टाइप चीज़. जैसे अगर आप लोग अपने होम टाउन को छोड़ के DU चले जाते हो, IIM चले जाते हो, IIT चले जाते हो, जो किसी दूसरे स्टेट में है, आपको पता है कि इस मूव को करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी. लेकिन ये तो अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, कंट्री छोड़ के इंडिया आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दे आर कमिंग हियर फॉर मेयर सर्वाइवल. तो चैप्टर में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि गोल्ड क्या होता है. बच्चों के लिए ये जो कूड़ा है ये गोल्ड है. जैसे साहिब जैसे बच्चे हैं उनके लिए कूड़ा ही गोल्ड है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम विद फूड एंड ओकेजनल स्मॉल अर्निंग्स. कि भाई उनके पास ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, इनके लिए गोल्ड यही है. जैसे हमारे लिए होता है सोने के, हम ज्वेलरी पहनते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. इनके लिए सोना सिर्फ ये है कि गार्बेज में से इन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए और इनका सर्वाइवल चलता रहे. ये लोग जूते नहीं पहनते. चैप्टर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये एक थोड़ा सा माइनर सा एक छेद होता है टेनिस शूज़ में, जो डिस्कार्ड कर दिया जाते हैं प्रॉबेबली बाय सम रिच बॉय, जो अपने मम्मी पापा को बोलता है हाँ आप मुझे ये शूज़ लेके दे रहे हो, इसमें तो एक माइनर सा फ्लॉ है. लेकिन इस बच्चे के लिए जो पूरी ज़िंदगी अपनी बेयर फुट निकाल रहा था, उसके लिए ये शूज़ तो गॉड के गिफ्ट होते हैं. इसमें हमें पता चलता है, अनीस जंग बताती हैं कि कैसे पॉवर्टी एक साइकिल भी बन जाता है. इन लोगों के लिए बेयर फुट रहना एक ट्रेडिशन बन जाता है. जब ऑथर साहेब के साथ बात करती हैं, वो उसे ऐसे ही बोल देती हैं अपनी पूरी प्रिविलेज में लिपटे हुए कि भाई आप तो स्कूल चले जाओ. लेकिन फिर साहेब बोलता है कि भाई स्कूल यहाँ पे क्या है, क्या आप स्कूल बना सकते हो? एंड देन शी रियलाइजेस कि भाई ये क्या प्रोमिसेस हैं. लेकिन इस बेचारे की ज़िंदगी में तो ऐसे प्रोमिसेस ही होते रहते हैं, बिकॉज नोबडी सीम्स टू लुक एट हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, बट एवरीबडी सीम्स टू रोमांटिसाइज द पॉवर्टी अराउंड हिम एंड मेक फॉल्स प्रोमिसेस. इससे हमें पता चलता है कि जो सीमापुरी के लोग हैं वो इलीगल सेटलमेंट्स में रहते हैं. मतलब वो पक्के मकान नहीं होते, गवर्नमेंट ने उन्हें अप्रूव नहीं किया होता, और उसकी वजह से वहाँ पे छत ठीक नहीं होती, पानी लीक होता है, कोई प्रॉपर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वाटर भी नहीं मिलेगी, सीवेज कुछ नहीं मिलेगा. दे कांट इवन लिव लाइक नॉर्मल पीपल. दे लैक ऑफिशियल आइडेंटिटी पेपर्स जैसे सिटीजनशिप, आधार कार्ड, लेकिन वो राशन कार्ड उनके पास होता है जिसकी वजह से उन्हें खाने को मिल जाता है. अब बाद में हम देखते हैं कि साहेब अपनी ये नौकरी छोड़ देता है. 800 रुपये के अराउंड वो कमा रहा होता है विद मील्स, बट रियलिटी में हमें लगता है कि ठीक है उसकी ज़िंदगी बेटर हो गई. लेकिन उसके अंदर वो जो स्ट्रेस है वो अब देखना शुरू हो जाता है. बिकॉज पहले जब वो ठीक है बदतर से बदतर कंडीशन में रह रहा था, लेकिन था तो वो अपना मास्टर ही, लेकिन अब वो किसी का एम्प्लॉय है और वो उससे चाइल्ड लेबर करा रहा है. उसके अंदर जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है वो गायब हो चुकी है. पार्ट 2 में हम चलते हैं फिरोज़ाबाद की एरिया में, और अब स्टोरी होती है मुकेश के बारे में. और एक और बात साहेब के बारे में, उसका नाम था साहेब ए आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें आयरनी दिखाता है कि भाई लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ऐसे थोड़ी जिएगा. अब ये मुकेश फिरोज़ाबाद का लड़का है. फिरोज़ाबाद एक एरिया है जहाँ पे इंडिया की बहुत सारी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री काम करती है. बैंगल मतलब चूड़ियां, राइट. अनलाइक साहेब, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक. भाई इसके तो विविड सपने हैं, इसको तो जिंदगी में मोटर मैकेनिक बनना है. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है चैप्टर में कि बहुत सारी हजारों फैमिलीज हैं फिरोजाबाद में जो ग्लास ब्लोइंग, बैंगल मेकिंग जैसे काम में लगी हुई हैं. और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कंसर्न की, इज दैट दीज पीपल वर्क इन वेरी बैड वर्किंग कंडीशंस. और चाइल्ड लेबर लॉज इग्नोर होती हैं, एडल्ट लेबर लॉज भी इग्नोर होती हैं. ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं या एडल्ट्स भी, ये बड़े बड़े डिम रूम्स में काम करते हैं तो उनकी आंखें खराब हो जाती हैं. सफोकेटिंग रूम्स हैं, कोई विंडो नहीं होती तो इनकी ब्रेथ प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है. दे लूज देयर आई साइट एट अ यंग एज बिकॉज इनके पूरे वर्किंग कंडीशंस में कुछ भी हेल्दी नहीं है. चिंगारियों के साथ आपको पता है जो लोग काम करते हैं उनकी आईज वैसे ही हर्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए गॉगल्स तो प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको वो भी नहीं मिलते. सो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, lack of ventilation and also the lack of light, these kids who are working firstly illegally lose their eyesight at a young age. इसमें हमें ट्रेडिशन की थीम भी मिलती है कि फिरोजाबाद के सारे लोग, इनका तो ये फैमिली का काम है, सदियों से चलता आ रहा है, जनरेशन से चलता आ रहा है. लेकिन मुकेश की फैमिली भी इसमें पार्ट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. दे आर ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ दिस वर्क एंड देयर बाय दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर बाय दिस पॉवर्टी. उन्हें तो लगता है ये फेट है, ये हमारा कर्म है. उसकी दादी भी यही कहती हैं कि यार ये तो जिंदगी ही है, हम इससे आगे ऊपर नहीं उभर सकते. दे कैन नॉट ब्रेक फ्री. लेकिन मुकेश में एक हमें दिखता है स्पार्क ऑफ होप कि यार मैं निकल सकता हूँ, आई कैन ड्रीम ऑफ समथिंग बेटर फॉर माई फैमिली. वो एस्पायर करता है कि एक दिन मैं मैकेनिक बनूंगा और मैं उसकी मेहनत तो करता रहूंगा.
अब देखो उसकी ऐसी कोई फार फेच ड्रीम नहीं है कि भाई मैं पायलट बन जाऊं और मैं हवाई जहाज उड़ाऊं, बट उसकी डिटर्मिनेशन तो है ना, जो दिखता है कि एटलीस्ट अब की आने वाली यंग जनरेशन में कुछ तो होप है व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस. फ्यू प्लेन्स फ्लाई अबव फिरोजाबाद, बट एटलीस्ट दिस पर्सन हैज द डिजायर टू मेक थिंग्स हैपन. थीम्स हमें पता है, एक्सप्लॉयटेशन, हेल्पलेसनेस, एक तरफ ट्रेडिशन है, एक तरफ चेंज है, चाइल्डहुड की पूरी लॉस है, विच इज वाई इट इज कॉल्ड लॉस स्प्रिंग, बिकॉज स्प्रिंग में आप ब्लूम करते हो, चाइल्डहुड में आप उगते हो, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लॉस स्प्रिंग, चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीप वाटर, जो विलियम डगलस ने लिखा. अब ये ऑटोबायोग्राफिकल है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सारी विलियम डगलस की खुद की एक्सपीरियंसेस हैं. इट इज़ अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट. अब फियर का हमेशा बेटा एक सोर्स होता है. अगर आप किसी रेप्टाइल से डरते हो, फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लोगों को, मैं बोलना नहीं चाहता, बट फियर होता है कॉकरोचेस का, तो वो कहाँ से आता है? प्रॉब्ली कहीं बचपन से आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ आर फियर्स, इफ यू स्टडी साइकोलॉजी, स्टेम फ्रॉम चाइल्डहुड. ऑलराइट, तो अर्ली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इसमें नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो विलियम डगलस हमें बताते हैं कि वो अराउंड 3 से 4 साल के थे. वो कैलिफोर्निया, जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है, वेस्ट कोस्ट में. इट इज़ एक्सट्रीमली, मतलब उसमें नेचर भरी भरी है. तो वहाँ पे वो थे बीच पे, और वहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग सी वेव आती है वाटर की, जो बीच से उसे ले जाती है एंड इट नॉक्स हिम डाउन. क्योंकि देखो वो छोटा सा बच्चा है, उसका क्या ही वेट होगा, क्या ही हाइट होगी, क्या ही पावर होगी, तो वो नेचर की वेव उसे ले जाती है. और वो देखता है फाइनली, ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस लॉस ऑफ कंट्रोल, ओ माई गॉड. एंड देन बच्चा है, उसने कभी वाटर एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत शॉकिंग चीज़ होगी. अब उसके बाप तो उसको देख के हंसते हैं कि भाई तू क्या बच्चा है, बट उनको नहीं पता कि उनके बच्चे ने जिंदगी नहीं देखी ना जैसे उन्होंने देखी है. तो उसको तो ये डरावना लगेगा ही. जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी पेंसिल घूम जाती है तो वो रोता है. आप अगर 17-18 साल के, आपकी पेंसिल घूम गई है, आप नहीं रोगे, बिकॉज लाइफ इज बिगर देन अ पेंसिल, बट फॉर अ चाइल्ड दैट पेंसिल प्रॉब्ली मीन्स अ लॉट. सो उसके फादर तो उस पर हंस देते हैं, लेकिन इट लीव्स हिम टेरिफाइड ऑफ वाटर. अब थोड़े साल बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, अराउंड 10 और 11, सो इज अबाउट टू एंटर टीनेज, वो सोचता है यार स्विमिंग लर्न कर लेता हूँ, मेरे अराउंड काफ़ी दोस्त कर रहे हैं. तो याकीमा में जो YMCA पूल है, इसको रट्टा मार सकते हो आप, उधर वो चला जाता है. वो ये पूल इसलिए चूज करता है बिकॉज द याकीमा रिवर वॉज नोन टू बी डेंजरस. तो उसको पता था कि यार ठीक है, थोड़ा चैलेंज तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन डिस्पाइट हिज इनिशियल फियर ही बिगैन टू गेन कॉन्फिडेंस. बट लेटर ऑन उसकी ये जो इनिशियल एफर्ट होता है वो थोड़ा सा ना स्लाइड होना शुरू हो जाता है. एंड आई टेल यू हाउ. एक दिन जब वो अलोन होता है पूल में, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बॉय, आप इसे बुली मान सकते हो क्योंकि वो अराउंड 18 ईयर्स का होता है, टॉल एंड वेरी मस्क्यूलर, वो उसे बुली कर देता है. अच्छा ये बच्चा इधर क्या कर रहा है, ऐसे मार देता है वो, जैसे जियान नहीं करता था सुनियों के साथ वैसे. डगलस पैनिक कर जाता है बिकॉज एकदम आपने किसी को पुश कर दिया, वो स्विमिंग भी नहीं जानता, वो सिंक होने लग जाता है. उसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर पैदा हो जाता है. लेकिन वो कहता है ठीक है, मेरे पास अपना लॉजिकल दिमाग है. ही डिवाइजेज अ प्लान, ठीक है मैं उठूंगा, करूंगा, आई विल गो टू द पूल्स फ्लोर, मतलब दी बॉटम एंड ऑफ द पूल, और वहां से मैं अपने आप को ऊपर करूंगा, प्रोपेल करूंगा, एंड आई विल कम बैक टू सेफ्टी. लेकिन उसकी ये जो सारी चीजें हैं, इट कंप्लीटली फेल्स. जब भी वो उठने की कोशिश करता था, स्विम करने की कोशिश करता था, कुछ भी नहीं होता था. धीरे धीरे उसकी पूरी ब्रेथ उससे चली जाती है बिकॉज वो ड्राउन हो रहा होता है, एंड ही बिकम्स पैरालाइज्ड विद फियर. एकदम वो तीसरी बार कोशिश करता है लेकिन कुछ होता नहीं. वो सोच लेता है अच्छा ठीक है, जो होगा होगा, एंड ही जस्ट एक्सेप्ट्स हिज फेट. ही फील्स पीस. व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एस्केप ही फेल्ट टेरर, बट अब वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी सारी की सारी कॉन्शियसनेस खो देता है. अब उसके रेस्क्यू को कर दिया जाता है कि भाई बचा लेते हैं लोग. सो लकी था विलियम डगलस. लेकिन उसके अंदर एक हमेशा सीड पैदा हो गया कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था, मैं कभी स्विम कर पाऊंगा कि नहीं. तो इससे ना पूरा स्विमिंग पूल्स एंड ओशियानिक बॉडीज़ का उसके अंदर एक फियर पैदा हो जाता है. वो स्विमिंग अवॉइड करता है, लेक्स, बीचेस, रिवर्स, वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक वाटर स्पोर्ट्स, सब कुछ अवॉइड करता है. बिकॉज जब आपके पास ऐसा फियर होता है ना बेटा, आप रिस्क नहीं लेते, आप बहुत डरते हो. बॉडीली मतलब शेक करती है आपकी बॉडी, आप एंग्शियस हो जाते हो. ईयर्स लेटर भी जब वो फिश कर रहा होता है, जब आप फिश कर रहे होते हो तो आप कोस्ट पे होते हो, आप वाटर में भी नहीं होते, फिर भी वो डरता था. और वो टेरर उसके अंदर पैदा होता था. हार्ट बीट तेज होती थी उसकी, ऐसे धक 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 होती थी उसके अंदर. आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ यू एवर फेल्ट दैट टेरेबल एंग्जाइटी. लेकिन उसको पता है यार, है तो ये राइटर ही, तो होगा ही स्मार्ट. उसने सोचा जिंदगी तो ऐसे नहीं जी जा सकती. यू कैन नॉट लिव इन फियर. इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर ड्रीम्स, फियर हैज नो प्लेस. डर के आगे जीत है. डिटर्मिन टू कॉन्कर हिज फियर. उसने कहा ठीक है मैं अकेले तो नहीं करूंगा, बट अगर मेरी कोई हेल्प करेगा,
आई विल बी एबल टू डू इट बेटर. जैसे लोग थेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं, उसको पता था इस फियर के लिए मुझे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी चाहिए. अब इंस्ट्रक्टर ने क्या अप्रोच यूज करी बेटा, ये आप रट्टा मार लीजिए, ये 2 मार्कर में आता है, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो रट्टा मार लेना, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा. उसने डगलस को एक हार्नेस पे अटैच किया एंड मेड हिम स्विंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. ग्रेजुअली डगलस लर्न हाउ टू एक्सहेल अंडर वाटर, तो उसकी ब्रेथ उसके कंट्रोल में आई, बिकॉज योर फियर इज रिलेटेड टू योर ब्रेथ बाय द वे, एंड कंट्रोल हिज ब्रीदिंग. तो इसकी वजह से इसको काम एटीट्यूड समझ में आया एंड ही बिकेम इन कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी. धीरे धीरे फियर चलता रहा. ही प्रैक्टिस वेरियस स्ट्रोक्स, जैसे स्विमिंग में बटरफ्लाई स्ट्रोक्स होती हैं, ये वाली स्ट्रोक्स होती हैं, उसने प्रैक्टिस करी एंड फाइनली ही बिल्ड कॉन्फिडेंस इन वाटर. इवन आफ्टर ट्रेनिंग डगलस ने कहा ठीक है ये तो कंट्रोल्ड कंडीशंस है, लेकिन अब स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रोप्स वोप्स हटाइए, आप मुझे खुद बोलिए स्विम करने के लिए. तो वो लेक वेंटवर्थ और वार्म लेक में जाता है एंड देन ही रियलाइजेस दैट ही हैज कॉन्कर्ड हिज फियर. क्योंकि इट इज ईजी टू गो अहेड एंड कॉन्कर योर फियर व्हेन समबडी इज विद यू, बट अकेले करना इज व्हाट मैटर्स. डगलस यहां पे बताते हैं कि फियर इटसेल्फ इज मोर डेंजरस देन डेथ. ठीक है, ये उसे एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आपके पास फियर है तो आप फ्री नहीं हो, तो आपको अपना फियर ओवरकम करना पड़ेगा फॉर ट्रू फ्रीडम. वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको कोट करते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि भाई आप डर से डरो क्योंकि डर आपको चेंज में रखता है. तो उसमें थीम्स क्या है, फियर को ओवरकम करना, करेज की बातें हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हर इंसान में होता है, एंड द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ट्रॉमा, एंड नंबर 5 हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू चैलेंज दैट एंड बिकम अ चैंपियन. Alright, now let's talk about the Rat Trap by Selma Lagerlof. अगर आपसे पूछा जाए आपको लिखना हो Selma Lagerlof तो याद रखना इसमें एक्सेंट मार्क आता है ओ के ऊपर, तो ओ के ऊपर ऐसी 2 डॉट्स बना के आना, वरना फिर वो नेम टेक्निकली गलत होगा. एनीवे, अब जो रैट ट्रैप चैप्टर है हमारा, इट इज़ अबाउट अ वैगाबॉन्ड पेडलर, कह लो रैट ट्रैप सेलर बेच लो. बड़ा गरीब है वो, इधर उधर घूमता रहता है, अपने रैट ट्रैप्स बेचता रहता है, चूहे के ट्रैप्स बेचता रहता है जिसमें चीज़ वीज़ डाल के या फिर दवाई डाल के, गोली डाल के आप रैट्स को फंसा लेते हो. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बात होंगी, लेकिन सबसे पहले व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ये जो रैट ट्रैप सेलर है, इसकी एक फिलॉसफी है, एक मेटाफोरिकल फिलॉसफी है कि ये पूरी दुनिया रैट ट्रैप है. ये हमें टेम्पटेशंस भेजती रहती है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती रहती है ताकि हम इसके जाल में फंस जाएं. फॉर एग्जाम्पल, ये दुनिया में मोमोज हैं, ये दुनिया में पिज्ज़ा है, ये ट्रैप करते हैं हमें ताकि हमारी एनर्जी कम हो इनको खाने के बाद और हम मोटे पे मोटे होते रहें. दीज आर टेम्पटेशंस विच हार्म अस. लेकिन ये कहता है पूरी सोसाइटी ही ऐसी है, पैसा भी टेम्पटेशन है, प्यार भी टेम्पटेशन है, एवरीथिंग इज अ टेम्पटेशन. एंड ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ये हमें बस टेम्पटेशंस ही भेजती रहती है ताकि हम इसके जाल में फंस जाएं. तो उसको लगता है ठीक है यार, ये जो रिचेस हैं, ये जॉयज हैं, ये सब बेट हैं. जैसे हम चूहे को वो जो चीज़ रख देते हैं उसे हम बेट कहते हैं, फिशिंग करते वक्त हम बेट लगा देते हैं ताकि वो हमारे जाल में आ जाए. तो ये सोचता है कि यार ठीक है, दुनिया मेरे साथ इतनी गंदी तरीके से पेश आती है, मैं भी दुनिया को ऐसे देख के बड़ा खुश हूं कि सारे के सारे लोग जो मेरे से गंदी तरह पेश आते हैं वो भी रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं. ये हुआ ना पोएटिक जस्टिस. एक दिन क्या होता है यार, वो इधर उधर घूमता रहता है, होमलेस सा होता है, तो उसे ना एक ओल्ड क्रॉफ्टर की कॉटेज मिल जाती है. वो पहले आयरन वर्क्स में काम करता था, जिसे हम रैम्स जो आयरन वर्क्स कहते थे. तो पहले वो काफ़ी लेबोरियस इंसान था, काम करता रहता था वो. अब इसके पास तो कोई रहने की जगह नहीं थी, वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं थे, तो वो किसी की कॉटेज में चला आता है. और वो लोनली इंसान होता है, उसके पास ना बीवी ना बच्चे, और उसको लगता है यार ये भी लोनली, मैं भी लोनली, मैं इसको इतना अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूँ. जैसे आपको पता है ना, व्हेन पीपल आर डेस्परेट दे क्लिंग ऑन टू अदर पीपल जस्ट टू मेक श्योर दैट दे डोंट फील दैट लोनलीनेस. दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ थिंग्स नाउअडेज. तो वो उसे बहुत बढ़िया खाना देता है, टोबैको दे देता है, और बहुत सारा उससे बात भी करता है कि भाई तू ही मेरा आज दोस्त है. तो वो दिखाता है क्रॉफ्टर की यार एक टाइम पे ना मेरे पास इतना वो होता था, ये काओ बता देता है, अपनी पूरी मैरिज की कहानी बताता रहता है और इतना वल्नरेबल हो जाता है बिकॉज लोनली इंसान है ना. तो वो उसे दिखा देता है मेरे पास ना 30 क्रोनर पड़े हुए हैं इस पेंटिंग के पीछे. तो वो एक लेदर पाउच के अंदर रखता था 30 क्रोनर को. क्रोनर क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में रुपी होता है, रुपया होता है, वैसे ही स्वीडन में होता है क्रोनर. तो उसने बता दिया कि यार मैं ना विंडो के पास हैंग करते हुए एक लेदर पाउच में रखता हूँ. अब ये इतना ज़्यादा ट्रस्ट दे रहा है इस रैट ट्रैप पेडलर को, इसे कुछ नहीं पता ये क्या कर रहा है, बिकॉज अगेन लोनलीनेस है, बह गया है वो इस कॉन्वर्सेशन में. तो नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर लीविंग चला जाता है वो पेडलर, उसके घर में ब्रेक इन करता है और उसे पता है कि पैसे कहाँ पड़े हैं, बिकॉज उस बेवकूफ़ी में उसने लोनलीनेस में सब कुछ बता दिया और उसे चोरी करके चला जाता है. अब वो एस्केप करना चाहता है बिकॉज ऑब्वियसली जो क्रॉफ्टर है उसने उसकी शक्ल देख ली होगी और वो क्राइम रिपोर्ट कर सकता है. तो वो बोलता है अरे अरे लोगों को पता ना चले, मैं फॉरेस्ट के थ्रू निकल जाता हूँ, यहाँ पे तो कोई आता नहीं है. लेकिन वो ना घूम जाता है, सर्कल्स में चलता रहता है. इट्स लाइक वी आर रनिंग इन सर्कल. अब आपको पता है पोस्ट मैलोन का गाना है ये, ठीक है. तो वो चलता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है. ही इज लॉस्ट बिकॉज इनसाइड ही इज
फीलिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट कि ये मैंने कितनी गंदी घटिया हरकत कर दी है, और वो गिल्ट में उसकी सारी रैशनैलिटी चली जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू एस्केप। तो वो कहता है जो मैं कहता था कि दुनिया में रैट ट्रैप है उसमें तो मैं खुद फंस चुका हूं, तो क्या मेरी फिलॉसफी है ये। वो गिव अप करने वाला होता है, लेकिन उसे आयरन मिल की आवाज आती है जहां पे आयरन रिलेटेड काम आता है, तो वो वहां पे चला जाता है जिसका नाम था रैम्स जो आयरन वर्क्स, और वहां पे बेसिकली ऐसे लोग बहुत सारे आते थे, तो उधर उसे वार्मथ मिल जाती है। आप सोच सकते हो वहां पे कैंप फायर होता है, जिसने भी RDR2 खेली है, वो जो पूरी हॉर्स आउटलुक में सीन हो रखा है ना, जहां पे सारे सारे जो मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल वैसा सीन है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस। तो आयरन मास्टर आप मान सकते हो जो वहां का बॉस है, वो सोचता है अरे यार ये तो मेरा पुराना अक्वेंटेंस है जो मेरे साथ मिलिट्री में होता था, इसका नाम है कैप्टन वॉन स्टाल, और कहता है अरे यार तू मुझे इधर मिल गया। तो दिस इज द क्यूरियस केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये है तो घूमने वाला पेडलर, लेकिन उसको आपने मिलिट्री मैन समझ लिया, अपना पुराना दोस्त समझ लिया है निल्स ओलोफ के नाम से, तो वो चला जाता है। अब याद रखना कैप्टन वॉन स्टाल, निल्स ओलोफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है, ठीक है। वो कहता है नहीं 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 प्लीज़ नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उसको इंटरनली तो पता है ना उसने क्या हरकत करी है, और वो एक्चुअलिटी में तो कैप्टन वॉन स्टाल नहीं है। लेकिन जो आयरन मास्टर की डॉटर होती हैं जिसका नाम होता है एडला विल्मनसन, विलियमसन नहीं विलमैनसन, वो कहती है, उसे परसुएट करती है कि यार तू घर आ जा। अब एडला की काइंडनेस और पेडलर की रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट है। RDR2 की बात हो रही थी, रिडेम्पशन आ गया। अब रिडेम्पशन क्या होता है बेटा, जब आपने कुछ गंदी चीज़ें करी होती हैं और आप फाइनली एक कैरेक्टर आर्क के थ्रू जाते हो, जैसे आज लोग विंटर आर्क करते रहते हैं, जिसमें आप पहले थोड़े चबी होगे, फिर आप पतले हो जाते हो, आपकी हैबिट्स ठीक हो जाती हैं, यू रिडीम योरसेल्फ। तो एडला इसमें सेंट्रल है, बिकॉज अनलाइक हर फादर, जब उसको पता चलता है कि भाई पेडलर कैसा इंसान है, द रियलिटी ऑफ द पेडलर, तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उसको लगता है ये तो कैप्टन वॉन स्टाल था, तो वो उसको अपने कपड़े भी दे देता है, उसकी शेविंग करा देता है फेस की, और उसको पता चलता है हैं ये तो मेरा कैप्टन वॉन स्टाल नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है। तो उसके बाद वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर एडला अपने पापा को कहती है कि यार क्रिसमस है, क्रिसमस ईव है, इस बंदे की क्रिसमस तो हम ठीक दे सकते हैं, इसे प्लीज इसे निकालिए मत, इसकी गलती नहीं है, दिस इज अ फ्लॉ ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। वो कहती है कि आप प्लीज इसे क्रिसमस के लिए रहने दीजिए, उसके बाद जो होगा होगा। तो आयरन मास्टर अपॉन रियलाइजिंग दिस मिस्टेकन आइडेंटिटी इन डे लाइट गेट्स एंग्री एंड वांट्स टू टर्न हिम आउट कि तू निकल यहां से। लेकिन एडला उसे कहती है अपने पापा जी को कि प्लीज इसे मत निकालो, ये बेचारा सा तो है। अब अगले मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड एडलर डिस्कवर करते हैं कि पेडलर जा चुका है। तो वो बेसिकली कहां जाते हैं, वो चर्च में चले जाते हैं, और चर्च में उन्हें पता चलता है कि इस बंदे की रियलिटी क्या है, ये तो चोर है। तो वहां पे वो बोलता है एडला को, देखा तूने किसको घर में रखवा लिया, अब तो ये चोरी करके निकल गया होगा हमारे घर से। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं वो रियलाइज करते हैं कि कोई चोरी हुई नहीं है, इंस्टेड उसने वो जो चोरी करी थी उस क्रॉफ्टर के घर से वो रिटर्न कर देता है और बोलता है प्लीज आप इसे क्रॉफ्टर को दे दो। वो एडला के लिए एक लेटर छोड़ जाता है एंड ही साइंस इट एज कैप्टन वॉन स्टाल। और ये वो क्यों करता है, बिकॉज वो कहता है आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया, यू मेड मी फील लाइक अ कैप्टन, लाइक अ मिलिट्री मैन, आपने मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया, आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, यू हैव ट्रूली चेंज्ड मी, आई एम अ रिडीम्ड मैन, आई डोंट थिंक दैट जॉयज इन लाइफ आर अ रैट ट्रैप, आई थिंक दे आर द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ। सो एडला विल्मनसन बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स एंड रिडीम्स। सो यहाँ पे हमें दिखता है कि रिडेम्पशन एक इंसान की हो सकती है अगर हम काइंडनेस के तौर पे उनको ट्रीट करें। वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, और सोशल प्रेजुडिसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अगर किसी पुअर इंसान को देखते हो, आप उनके प्रति इतने गंदे इमोशंस क्यों फील करते हो, या फिर अगर कोई इंसान जिसके साथ बुरा हो रहा है वो दूसरों पे वो बुरीनेस क्यों थोपना चाहता है, ये सारी थीम्स ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिगो बाय लुई फिशर। यस, इंडिगो एक एक्सर्प्ट है विच इज टेकन फ्रॉम द बुक, एक्सर्प्ट मतलब उससे लिया गया है पोर्शन ऑफ द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुई फिशर। और इसमें गांधी जी की सबसे पहली मेजर पॉलिटिकल विक्ट्री चंपारण में उसकी बात की जाएगी, सत्याग्रह की बात की जाएगी। इसमें जो डिटेल्स हैं बेटा उनको आप रोट लर्न कर लेना अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, अगर मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो तो फिर मजे से सुनिए। तो 1916 में लखनऊ में एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग हुई है, वहां पे राजकुमार शुक्ला जी आ जाते हैं। अब राजकुमार शुक्ला जी कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला जी एक पुअर इलिटरेट फार्मर थे फ्रॉम चंपारण। चंपारण क्या है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राजकुमार शुक्ला इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस चैप्टर के, गांधी जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए राजकुमार शुक्ला की टेल है, बिकॉज अगर राजकुमार शुक्ला नहीं आते गांधी जी के पास लखनऊ में 1916 में तो ये स्टोरी ही नहीं होती। शुक्ला परसिस्टेंटली फॉलोड गांधी जी रिक्वेस्टिंग हिम टू विजिट चंपारण टू हेल्प द फार्मर्स। तो वहां पे फार्मर्स के साथ एक स्ट्रगल हो रहा था यार, ये जो चंपारण के पेजर्ट्स थे ये शेयर क्रॉपर्स थे जिन्होंने एक लीगल एग्रीमेंट साइन की हुई थी। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो और उससे उनको पोर्शन देना होता था अपने प्रोड्यूस का, रेंट देना होता था, सब कुछ देना होता था, जिसकी वजह से ये लीगल एग्रीमेंट में बंद गए थे। अब इंडिगो से रिलेटेड काफी डेवलपमेंट्स भी होती हैं यूरोप में, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो गांधी जी ना काफी बार बोलते रहते
थे शुक्ला को यार अभी मैं इधर हूँ, अभी मैं उधर हूँ, तो वो राजकुमार शुक्ला कोलकाता तक चला जाता है। तो फाइनली वहां पे वो कहते हैं ठीक है तू इतना फॉलो कर रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग, आई विल कम विद यू। तो वो शुक्ला के साथ पटना चले जाते हैं, फिर मुजफ्फरपुर चले जाते हैं जहां पे उनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर जेबी कृपलानी से। वहां पे वो काफी लॉयर्स से भी मिलते हैं एंड मेनी लॉयर्स, उनको पता चलता है उन्होंने हेल्प करी है पेजेंट्स की, लेकिन गांधी जी कहते थे ये लीगल एक्शन इनफ नहीं है, पेजेंट्स नीडेड फ्रीडम फ्रॉम फियर। लॉयर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो लॉयर्स को डांटते हैं कि यार तुम इन पेजेंट से इतनी सारी पैसे क्यों लेते हो, इतने सारे पैसे क्यों लेते हो, आपको लगता है ये पेजेंट्स जो ऑलरेडी एक ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव लीगल एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं आपको इतने पैसे दे पाएंगे, वो क्या, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो डांटते हैं। इनकी मुलाकात इधर राजेंद्र प्रसाद से भी होती है जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो होते थे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे क्योंकि उनको फोर्स कर दिया गया था इन फार्मर्स को कि आप लीगल एग्रीमेंट साइन करो कि आप इंडिगो ग्रो करोगे जो एक टाइप ऑफ क्रॉप है। लेकिन बाद में दुनिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रही होती है 1916 में, 1915 के बाद ही एक्चुअली, देन सिंथेटिक इंडिगो इन्वेंट हो जाता है जर्मनी में। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है, मतलब हम खुद बना सकते हैं उसे, वी डोंट नीड टू ग्रो इट नेचुरली। लैंडलॉर्ड्स ट्रिक्ड फार्मर्स इनटू पेइंग कॉम्पनसेशन टू बी रिलीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कहते हैं अच्छा अब तो सिंथेटिक इंडिगो हो गया, अब हम तुम्हें फ्री करेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें इन कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना है क्योंकि अब तो इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं है, अगर तुम्हें इससे फ्री होना है ना तुम हमें पैसे दो। तो देखिए कितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। तो गांधी जी ना जाके स्ट्रेट अवे ब्रिटिश अथॉरिटीज से बात करते हैं। गांधी जी मिलते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन सेक्रेटरी से, लेकिन वो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका क्या स्ट्रगल था बेटा, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। वो बात करते हैं कमिश्नर ऑफ तिरहुत से, हु ट्राइड टू प्रेशर गांधी जी इनटू लीविंग चंपारण बट ही रिफ्यूज। तो उनको दबाने की बहुत कोशिश हो रही थी कि भाई हमारे ब्रिटिश रूल को कैसे कोई इतना अपोज कर सकता है, ये तो खतरा है। द पुलिस लेटर इशूड हिम एन ऑफिशियल नोटिस टू लीव व्हिच ही डिसओबेड लीडिंग टू हिज अरेस्ट। तो उन्होंने कोई वायलेंट चीज नहीं करी बिकॉज गांधी जी ऑब्वियसली फॉलोड अहिंसा, उन्होंने स्ट्रेट अवे लीगल ऑर्डर को भी डिसओबे करा कि यार चंपारण के लोगों के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं इस ऑर्डर को भी नहीं मानूंगा। थाउजेंड्स ऑफ पेजर्स गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट हाउस इन प्रोटेस्ट। तो उनकी पूरी मोबिलाइजेशन हो चुकी थी, लोग गांधी जी को चंपारण में जानने लग गए थे। पहले तो जब वो पहुंचे थे वहां तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही थी, उन्होंने वहां पे अनटचेबिलिटी की प्रथा को भी एक्सपीरियंस किया, तो उनको पता चला कि कास्ट रियलिटीज कितनी ज्यादा डार्क हैं। तो किसी को नहीं पता था गांधी जी के बारे में चंपारण ने, लेकिन बिकॉज ऑफ राजकुमार शुक्ला एंड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग ही डिड इन चंपारण, वो तो वहां पे यार इतने बड़े लीडर बन जाते हैं। तो इतना कुछ देख के ब्रिटिश वाले सोचते हैं यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, चलिए ये जो इनके अगेंस्ट केस है ना इसको निकाल दिया जाते हैं। दैट इज द मेजर विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसमें ये पॉइंट्स लिख के आओगे। नाउ गांधी जी अलॉन्ग विद राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर्स गैदर्ड एविडेंस ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। तो ब्रिटिश ने क्या करा, उन्होंने भी थोड़ी यहां पे बात करी, उन्होंने कहा ठीक है हमें कमीशन बिठाते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड गांधी जी वाज मेड द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। कमीशन में 6-7 लोग होंगे ब्रिटिश के, लेकिन आपके पेजेंट्स के तो सिर्फ एक होंगे, वो होंगे गांधी जी। बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, तो लैंडलॉर्ड्स अग्री कर देते हैं टू रिफंड 25% ऑफ द मनी दैट दे हैड टेकन अनफेयरली। ठीक है भाई 100% नहीं हो पाया, लेकिन गांधी जी का मानना था कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। पैसे को मत देखो, आप रिफंड को देखो कि भाई मिला, तो ये एक मॉरल विक्ट्री है क्योंकि लैंडलॉर्ड ने चाहे कम पैसे दे दिए, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि उन्होंने गलत किया है। अब इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। गांधी जी चंपारण में 7 महीने के लिए रहते हैं, वहाँ के लिविंग कंडीशंस को बेटर करते हैं, वहाँ पे वो स्कूल्स बनाते हैं, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जो वर्ल्ड ने अभी रिसेंटली ही एम्फसाइज करा था व्हेन यू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स लाइक कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी एंड टीचर्स फ्रॉम हिज आश्रम। उन्होंने वेमेन के लिए काम किया, कॉमन पॉपुलेशन के लिए काम किया। अब इसमें प्रिंसिपल्स दिखते हैं गांधी जी के कि फियर नहीं होना चाहिए, खुद पे हमें रिलाई करना चाहिए, और नॉन वायलेंस और सत्याग्रह हमें काफ़ी चीज़ें जिंदगी में दिला सकता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर एक्ट एंड विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, जिससे भी क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये चैप्टर पसंद नहीं है क्योंकि इसमें कोई मॉरल वॉरल नहीं है, कुछ सीखने को नहीं है, बट हाँ इसमें कम्युनिज्म, थिएटर, उसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे भी आपको मैं इसका PDF दे दूंगा, आप इसको लेक्चर को देखने के बाद, अभी आपने छोड़ दिया, आपने PDF पढ़ लिया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है। अब उस चीज़ के बाद आप इसको थोड़ा सा रोट लर्न कर सकते हो, अगर आपको अभी तक वो डिटेल्स याद नहीं है तो शुरू कर लेते हैं। अब क्या है, मेकअप डिपार्टमेंट एट जेमिनी स्टूडियो से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मेकअप डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग में थी विच वॉज वंस बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। स्टेबल्स आपको पता है हॉर्सेस के स्टेबल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हॉर्सेस स्टेशन होते थे। द मेकअप यूज वॉज पैनकेक, एक पॉपुलर ब्रांड था, अप्लाइड इन थिक लेयर
प्लेयर्स टू एक्टर्स। तो यूजुअली जो मेकअप होता है ना वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है, लेकिन जब आप थिएटर में परफॉर्म करते हो, जो भी स्कूल में थिएटर करता है उसे पता होगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप थोप दिया जाता है, ताकि जब आप डिस्टेंस पे होगे, ऑब्वियसली ऑडियंस इधर होगी, परफॉर्मर्स इधर होंगे, तो दूर जब आप बैठे हो तो इतना फील नहीं होता, तो उसके लिए काफ़ी थोप थोप के लगा दिया जाता था। एकदम ऐसे लगता था कि काजू बर्फी टाइप लगा दिए किसी की शक्ल पे। द टीम वॉज डाइवर्स, तो कोई वहाँ पे मलयाली था, कोई कन्नडी का था, कोई बंगाली था, कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन हो चुकी थी, इवन इफ दिस वाज इन मद्रास। साउथ सदर्न इंडिया में होके भी इतने सारे डाइवर्स क्राउड थी ऑफ इट स्टाफ। मेकअप चीफ था, वो वहाँ पे हायरार्की दिखाता है, जो मेकअप का चीफ था, हेड था, वो सिर्फ मेन एक्टर्स की मेकअप करता था। असिस्टेंट्स जो थे वो सेकेंडरी, जो साइड रोल वाले एक्टर होते हैं, उनका मेकअप लगाता था। और जो ऑफिस बॉय था, जिसको ऑफिस बॉय कह रहे हो, वो एक्चुअली मैन था, एक्चुअल मैन था, लड़का नहीं था, वो एक्स्ट्रास का मेकअप करता था, मतलब जो पीछे पीछे बैकग्राउंड डांसर टाइप लोग नहीं होते, उनका मेकअप करता था। तो जो ऑफिस बॉय है उसे बोला तो बॉय जा रहा है, ये उसका टाइटल है, लेकिन ये एक्चुअली फुल ग्रोन मैन था, जो एक टाइम पे उसकी ड्रीम होती थी कि ये फिल्म स्टार बने या फिर एक राइटर बने। You know, he wanted to become like Shah Rukh Khan, or he wanted to become like a very famous film writer, लेकिन obviously he ended up becoming an office boy at Gemini Studios। वो पूरे टाइम अपना यही सोचता रहता था कि भाई मेरे ambitions क्यों नहीं पूरे हुए, मैं इस घटिया सी नौकरी में क्यों फंसा हूँ, और अपने सारे के सारे मिसफॉर्च्यून जो भी उसकी ज़िंदगी में हो रहे थे, he used to blame कोटामंगलम सुब्बू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है ये, द सेकंड इन कमांड, मतलब नंबर 2 कह लो, सेकंड टू द सीईओ कह सकते हो, जैसे कोई चीफ ऑफ ऑपरेशंस हो गया कंपनी में एट जेमिनी स्टूडियोज। और वो मानता था सुब्बू मेरा दुश्मन है, सुब्बू मेरा राइवल है, बिकॉज ऑफ द सक्सेसेस ऑफ सुब्बू। अब सुब्बू के क्या हमारे बहुत बढ़िया ट्रेड्स थे हमारे कोटामंगलम सुब्बू जी के। ही वॉज मल्टी टैलेंटेड, राइटर भी था, पोएट भी था, डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था। भाई ये आदमी तो डोनाल्ड ग्लोवर जैसा था। ही वॉज अ लॉयलिस्ट टू द स्टूडियो बॉस SS वसन। तो नंबर 2 खुद था, नंबर 1 से तो चिपका रहेगा ही। एंड हैड अ नैक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन फिल्म सेट। सो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी, एंड ही यूज्ड टू कम इन क्लच। ही वॉज जेनरस एंड काइंड, बट सक्सेस ऑब्वियसली जब कोई इंसान पाता है तो लोग जेलस हो जाते हैं उससे। डिस्पाइट हिज ब्रिलियंस ही वॉज डिसमिस्ड अलॉन्ग विद द क्लोजर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियोज की हट जाती है। अब उसके बाद स्पेसिफाइड नहीं है कि शायद कोटामंगलम सुब्बू कुछ और डिपार्टमेंट में चला गया या फिर उसको कंप्लीटली डिसबैंड ही कर दिया विद द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। अब स्टोरी डिपार्टमेंट क्या थी बेटा? स्टोरी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे जो सोच में होते थे, मतलब इंटेलिजेंट लोग भी, क्रिएटिव लोग भी, जो एक साथ आर्ट बना रहे थे, लेकिन उनकी जो रियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अनक्लियर है। अब इतने सारी बढ़िया सी आपने टीम बना ली, लेकिन अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी ना जीत पाए, वैसी सिचुएशन है। खैर हम तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए गाइज, और आप जो सारे ग्रैंड गार्ड चैंपियंस हो, आप भी जीतने वाले हो अपना इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम। लीगल एडवाइजर को आयरॉनिकली बोला गया है दी ऑपोजिट, क्योंकि एक टाइम इस आदमी ने एक एक्ट्रेस को ह्यूमिलिएट कर दिया था। बेसिकली उसका कोई इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, इस आदमी ने रिकॉर्ड कर दिया, प्लेबैक कर दिया, और इसकी वजह से उसका करियर काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। डिपार्टमेंट शट डाउन हो जाती है, आयरॉनिकली लीडिंग टू अ लॉयर लूजिंग हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर डिसमिस्ड। अभी भाई एक बात बताइए, ये जो लॉयर लोग हैं वो सोचेंगे अरे यार ये तो पोएट्स हैं, इनकी तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ ही इस आदमी की जॉब चली जाती है बिकॉज द पोएट्स एंड अप बीइंग डिसमिस्ड। तो ये एक आयरॉनिक सिचुएशन हमें दिख जाती है। अब देखिए बेटा, जेमिनी स्टूडियोज में बड़ा एंटी कम्युनिज्म सेंटिमेंट था। कम्युनिज्म क्या है? एक फिलॉसफी है विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू कैपिटलिज्म, जो कहती है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। कम्युनिस्ट कहती है, कम्युनिज्म का मानना है कि भाई जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, दे शुड बी कम्युनिटी ओन, मतलब एक पॉपुलेशन को चीज़ें ओन करनी चाहिए। तो स्टूडियो में बहुत सारे पोएट्स थे, तो गांधी जी को एडमायर करते थे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में एज सच कोई नॉलेज नहीं थी। दे कंसिडर्ड कम्युनिज्म इविल बट डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड इट। तो विदेश से आता है मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, जिन्हें MRA बोला जाता है। MRA बेसिकली एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप थी, और वो जेमिनी स्टूडियोज को विजिट करती है और प्लेस को परफॉर्म करती है, इम्प्रेसिंग द ऑडियंस। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, कि एक बार एक मिस्टीरियस इंग्लिश विजिटर आता है, रूमर टू बी अ फेमस पोएट। कहाँ पे आता है? जेमिनी स्टूडियोज में। तो स्टाफ एक्सपेक्ट कर रहा था यार कोई ऐसा इंसान आएगा जो बिल्कुल एकदम पोएट होगा, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे हमने जो पढ़ा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट टाइप कोई इंसान आ जाएगा, जॉन कीट्स टाइप इंसान आएगा, लेकिन ये तो एक एडिटर आता है। द आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर रिमेन्ड अनक्लियर अंटिल ईयर्स लेटर व्हेन अशोका मित्रन रियलाइज्ड ही वाज स्टीफन स्पेंडर, जो सच में पोएट भी था, एडिटर भी था एक लिटरेरी मैगजीन का। इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। सो जब आपके पास टाइम हो, पोएट्स एंड पैनकेक्स का ग्रैंड गार्ड का एनिमेटेड वीडियो देख लेना। सो इसमें फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर का सटायर पता चलता है, ऑफिस पॉलिटिक्स, कोटामंगलम सुब्बू ऑफिस बॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरनी, आइडेंटिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें इससे आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आता है बहुत ही सिंपल चैप्टर, द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपको बताया जाता है कि इंटरव्यू क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। तो 130 ईयर्स से चलता
लिखता आ रहा है। कई लोग कहते हैं ये आर्ट फॉर्म है, इससे हमें सच का पता चल सकता है, बिकॉज जब आप लोगों से सवाल पूछते हो एक ऐसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में तो यू गेट टू नो देम। जैसे अगर मैं आपसे बैठ के सवाल पूछूं, आई विल गेट टू नो यू थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग। अदर्स जो सेलिब्रिटीज हैं जो बेसिकली इंटरव्यू होते हैं, ऑडियंस नहीं होती वो इंटरव्यूज के, दे आर एक्चुअली बीइंग इंटरव्यूड, वो उन्हें डिसलाइक करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है इंट्रूसिव है और उनकी पर्सनैलिटी को डिमिनिश करता है। आपको पता है गॉसिप मसाला निकालने के लिए एक सेलिब्रिटी को कितना ज़्यादा टेयर डाउन कर दिया जाता है इंटरव्यूज में बिठा बिठा के, उनकी ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट होती है, तो लोग नहीं अप्रिशिएट करते ये, बिकॉज दे थिंक यार ये तो हमारी जिंदगी है, आप मसाले के लिए मुझसे चीज़ें क्यों निकलवा रहे हो। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के क्या थॉट्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें रोट लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनसीईआरटी के डायरेक्ट बाय डायरेक्ट जो उन्होंने कोट कर रखा है, क्राइम थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रोट लर्न कर सकते हो। एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट। पार्ट 2 इंटरव्यू विद उम्बेर्तो एको। उम्बेर्तो एको बेसिकली एक इटालियन राइटर स्कॉलर थे, वेरी फेमस राइटर, वेरी फेमस एकेडमिशियन, एंड दिस इज एन इंटरव्यू जो कंडक्ट करी जा रही है, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो है द हिंदू, जो न्यूज़पेपर आपको पता ही होगा, मुकुंद पद्मानाभन जी, और जो इंटरव्यूई है जिसकी इंटरव्यू हो रही है वो है उम्बेर्तो एको। तो इसमें बेसिकली बात होती है उम्बेर्तो एको कौन है, बेसिक बैकग्राउंड दे दूं। उम्बेर्तो एको एक एकेडमिक रिसर्चर है, प्रोफेसर है, और वो एक बहुत बढ़िया नॉवल भी लिख डालता है। अब बेसिकली आप एक तरफ देख रहे हो बड़ा एनालिटिकल सा रिसर्च वाला दिमाग है, और एक तरफ देख रहे हो क्रिएटिविटी भी है इस आदमी में, ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं। तो कहता है वो अपने आप को इस इंटरव्यू में कि भाई मैं हूं तो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो नॉवेल्स को ना संडेज पे लिखता है। जैसे लोग होते हैं, मैं ना एक फोटोग्राफर हूं और मैं संडे सैटरडे संडे में ना गोल्फिंग चला जाता हूं, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूं लेकिन सैटरडे संडे मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो उसको ये हॉबी लगती थी, उसकी हॉबी होने के बावजूद भी ही वॉज सो सक्सेसफुल इन हिज राइटिंग। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैं जो भी करता हूं, रिसर्च, टीचिंग एंड माई राइटिंग, ऑल ऑफ इट इज अ मेथड फॉर मी टू एक्सरसाइज माई फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। कि भाई दुनिया को मैं ये चीज़ें दूं, लोगों को बताऊं कि भाई फिलोसफी के बारे में सोचो, ऐसे फिलोसॉफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करो। तो भाई मुकुंद पद्मानाभन जी उनसे पूछते हैं आप इतने प्रोडक्टिव कैसे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, आप रिसर्च पब्लिश कर रहे हो, पोम लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, बुक्स पब्लिश कर रहे हो, आप ऐसे करते कैसे हो। तो वो बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि जिंदगी में ना इंटरस्टाइसेस होते हैं, बेसिकली स्मॉल पॉकेट्स ऑफ फ्री टाइम इन डेली लाइफ दैट ही यूटिलाइजेस फॉर राइटिंग। और वो कहते हैं कि इन्होंने ये आर्ट को मास्टर कर लिया कि जो भी फ्री टाइम है जिंदगी में इंटरस्टाइसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट्स से आप एक लिफ्ट में हो, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जब आप एलिवेटर में हो तो वो जो 2-3 मिनट का समय होता है ना जिसमें लोग ऐसे हाँ 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 या फिर अपने आप को मिरर में देखते रहते हैं, उसमें ये छोटे छोटे कर करके काम कर लेते हैं, ये इंटरस्टाइसेस ऑफ टाइम होते हैं। जैसे जब चाय बन रही है, तो जब पानी उबल रहा है तब आप क्या कर रहे हो, क्या आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, या अपनी क्लास 12 इंग्लिश वीडियो देख के रिवाइज कर रहे हो, जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज। तो ये इंटरस्टाइसेस होते हैं। वो कहता है कि यार ठीक है, मेरी जो एकेडमिक राइटिंग भी है, बेसिकली जिनको भी पता होगा, जो रिसर्च होती है वो बड़ी फॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड्स आर वेरी इकोनोमाइज्ड, आर वेरी डायरेक्ट, और इट्स मैथमेटिकल, राइट, बिकॉज यू हैव टू प्रूव अ रिसर्च एंड हाइपोथेसिस। लेकिन वो कहता है कि मेरी रिसर्च ऐसी नहीं है, मैं तो जो रिसर्च लिखता हूँ वो भी एक नैरेटिव की तरह लिखता हूँ, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो लिटरेचर की तरह लिखता हूँ। वो मानता है कि रिसर्च ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ABC इज इक्वल टू XYZ या A² + B² इज इक्वल टू + 2AB इज इक्वल टू A + B होल स्क्वायर। वो कहता है ऐसे नहीं, मैं तो स्टोरी के तरीके से लिखता हूँ, तो दैट चाहे किसी को कुछ भी नहीं पता हो, what happens is everybody will understand it because it is like a story। अब वो कहता है मैं उसने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, अनएक्सपेक्टेडली वो एक ग्लोबल बेस्ट सेलर बन जाती है, 10 मिलियन कॉपीज बेच देती है। अब उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थीम्स होती हैं, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, हिस्ट्री। अब इसके बावजूद भी इतने लोग पढ़ रहे हैं उसे। वो एक्सपेक्ट कर रहा था यार ये तो इतनी टफ टू रीड बुक है, ये तो बिकेगी ही नहीं बिकॉज लोग समझ ही नहीं पाएंगे। वो कहता है फिर भी बिक गई। तो एको कहता है यार लोग ना ये इसलिए बिकी है बिकॉज हम अज्यूम करते हैं लोग चाहते हैं वो ईजी चीज़ें करें। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप भी अपने आप को चैलेंज कर रहे हो टू रिवाइज एवरीथिंग विद मी, एंड मे बी यू फाइंड इंग्लिश अ हार्ड सब्जेक्ट एंड आई मेकिंग इट ईजियर फॉर यू, बट यू एंजॉय दैट चैलेंज। लेकिन एको कहता है यार मैं जब पब्लिशर के पास गया था उससे तो लगता था ये 5,000-6,000 कॉपीज बेचेगी, लेकिन 10 मिलियन बेच चुकी है, ग्लोबली बेच चुकी है, US, यूरोप, जहाँ पे भी आप पूछिए, दुबई, दिल्ली, कहीं पे भी आप नाम ले लो, मोनाको, हर जगह बिकी है।
Although he has written over 40 scholarly works, most people recognize him as a novelist because obviously जो लोग literature पढ़ते हैं they are far more in number compared to people who read academic research. इसमें theme क्या है? He does not mind this but identifies more as an academic than a fiction writer. वो कहता है मैं जाना तो जाता हूँ for my fiction but I identify more as an academic. तो इसमें ये सारी themes हैं, interviews की power, perspectives, time management, interstices, intellectualism, creativity and so on and so forth. अब बात करते हैं Flamingo के final chapter की which is Going Places by A.R. Barton, जिसमें हम सोफी के बारे में पढ़ने वाले हैं. सोफी इतना ज़्यादा डे ड्रीम करती जाती है, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती जाती है. शी इज़ डेलुलू, शी इज़ अ कंप्लीट डेलुलू गर्ली. और वो इतना ज़्यादा फैंटेसाइज करती है अबाउट अ फुटबॉल आयरिश फुटबॉल प्लेयर कॉल्ड डैनी केसी कि उसकी जो लाइंस होती हैं बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन वो ब्लर हो जाती हैं. वेरी सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी. बट इसको पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर तो थर्ड लेवल ही है. अब सोफी तो एक बच्ची होती है, उसका बेस्ट फ्रेंड होती है जैंसी. तो एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और सोफी उसे बताती है कि यार एक दिन ना मैं बुटीक खोलूंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, ऑल एसोसिएटेड विद ग्लैमर एंड सक्सेस. बेसिकली वो दिमाग में खेलती रहती है कि एक दिन मैं बनूंगी प्रियंका चोपड़ा, एक दिन मैं बनूंगी करण जौहर, एक दिन मैं बनूंगी सब्यासाची की फीमेल वर्जन. वो ये सोचती रहती है और ये ना बड़ी ड्रीमर टाइप की व्यक्ति है. लेकिन जो उसकी दोस्त है जैंसी, एज दे से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो एकदम प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है. वो बोलती है कि देख बेटा, तू तो जैसा पैदा हुई है, जहां पे तू पैदा हुई है, तेरी तो डेस्टिनी है कि तू किसी फैक्ट्री में ही काम करेगी. और ये मेरी भी डेस्टिनी है भाई. मतलब जैंसी कह रही है कि उसकी डेस्टिनी भी यही है, क्योंकि भाई जिस लोकेलिटी में आप हो, जैसे आप पैदा हुए हो, जिस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में आप पैदा हुए हो, भाई जो तुम दोनों की फैमिलीज हैं वो हायर एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकती, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. आपको तो इस ट्रैप में ही रहना पड़ेगा, पेचेक टू पेचेक रहना पड़ेगा. लेकिन सोफी कहती है बिल्कुल नहीं यार, मैं तो सोफी हूं, मैं तो एक दिन कुछ बड़ा करूंगी एंड आई विल फाइंड अ वे टू बिकम रिच. अब ना थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि हम ये कह क्यों रहे हैं कि सोफ़ी की डेस्टिनी ऐसी है. क्योंकि जो सोफ़ी के पापा हैं, हमें दिखता है कि यार वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रफ टाइप के व्यक्ति हैं. वो सोल प्रोवाइडर हैं, ठीक है, फैमिली के, फॉर अंटिल वी लर्न अबाउट हर ब्रदर जियोफ, दैट इज लेटर ऑन. ठीक है, डेरेक और जियोफ उनके भाई हैं. who provides for the family but has no patience for her fantasies. जब भी वो देखता है ना अपनी डॉटर को ये बोलते हुए, तो वो उसे बोलता है यार अगर तुम्हारे पास पैसे आ गए ना तो ये बुटीक खोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी फैमिली के लिए घर लेके देना, हमारे पास तो ढंग का घर भी नहीं है. अपनी मदर को देखो, उनकी बैक इतनी एक करती है, पूरा दिन वो काम करती हैं, तुम्हारा भाई मोटरसाइकिल पे काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, और तुम अपने सपनों में रहती हो. उसका जो यंगर भाई है वो भी उसका मजाक उड़ाता रहता है. उसका भाई तो जो ओल्डर है जिसका नाम जियोफ है, जिसके स्पेलिंग है GEOFF, वो उससे बात ही नहीं करता. अब उसकी जो मम्मी है, burdened by household chores, remains passive and silent, embodying the struggles of a working class होम मेकर. बेसिकली उसकी जो मदर हैं वो इम्प्लाइड है कि कहीं बार बार भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हैं, लेकिन उनका जो मेजॉरिटी काम है वो घर में होता है. बिकॉज आपको पता है डिश वॉशर में चीज़ें डालना, बर्तन ऐसे करना, पोछा लगाना, उसके लिए आपकी बैक बेंड होनी चाहिए. उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. दे कैन नॉट अफोर्ड हाउस हेल्प. सोफी बार बार बोलती रहती है यार ये जिंदगी है क्या? बिल्कुल नहीं, आई वॉन्ट समथिंग मोर. तो सोफी की जो फैसिनेशन है ना विद हर ब्रदर जियोफ, वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. ये फैसिनेशन इज बेसिकली बिकॉज जियोफ उससे इतना बात नहीं करता. सोफी अपने ओल्डर ब्रदर को आइडलाइज करती है जो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है. मतलब वो एक मैकेनिक के अंडर काम कर रहा है, लर्न कर रहा है कि मैकेनिक कैसे बने. अनलाइक द रेस्ट ऑफ हर फैमिली, जियोफ क्वाइट है, मिस्टीरियस है. उसके पापा बातूनी हैं, डेरेक उसका यंगर ब्रदर बातूनी है, उसकी मम्मी पैसिव है, लेकिन जियोफ मिस्टीरियस है. और सोफी सोचती है यार ये क्या छुपा रहा है मुझसे, बिकॉज वो तो है ड्रीमर, तो वो ओवर थिंक तो करेगी. तो वो बार बार सोचती रहती है यार इसकी जिंदगी में ना कुछ लार्ज है, कुछ एक्साइटिंग है जो मेरी जिंदगी में नहीं है. तो वो इमेजिन करती है कि जियोफ ना बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक लोगों को जानता होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जगह जाता होगा, हमें बताता नहीं होगा. दिस इज इम्प्लाइड इन द स्टोरी. और वो सोचती है मैं भी ऐसी जिंदगी चाहती हूँ. ठीक है, मैं भी ऐसी जिंदगी चाहती हूँ, एक बढ़िया सा एक्सोटिक सा लाइफस्टाइल चाहती हूँ, बढ़िया से सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, which we will realize when we talk about her obsession with Danny Casey. She longs to be a part of his secret life, hoping that one day he will take her along because she wants to feel close to her brother. ये ह्यूमन नेचर है कि जो हमें पता नहीं होता, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं उस स्टोरी लाइन की तरफ. So she does not know anything about her brother's life and that is why she is drawn to it. कि भाई मैं इस लाइफस्टाइल को देखना चाहती हूँ कि मेरे से मेरा भाई छुपाता क्या है, बिकॉज यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, राइट. तो उसके दिमाग में ना एक फैंटेसी चलती रहती है कि वो डैनी केसी से मिलेगी जो एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है. और वो लोगों को बताती रहती है, वो इतना ज़्यादा अपने थॉट्स में पागल हो जाती है, शी बिकम सो डिल्यूजनल
that she starts to think कि हाँ मैं तो सच में मिलके आई हूँ. बिकॉज अगर आप एक लाए को बार बार रिपीट करोगे यू विल स्टार्ट टू थिंक इट इज द ट्रूथ. वो लोगों को बताती है मैं तो उससे आर्केड में मिली थी, वहाँ पे मैंने उससे बात करी थी, एंड अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी डैनी प्रॉमिस टू गिव हर एन ऑटोग्राफ द नेक्स्ट टाइम दे मेट. बिकॉज उस टाइम जब वो बात हो रही थी उसके पास पेन नहीं था, तो वो जियोफ के साथ ये शेयर कर देती है. लेकिन जियोफ कहता है यार ये क्या है, आई डाउट इट बट ठीक है मैं इसको क्वेश्चन कर लेता हूँ. और सोफी बोलती रहती है, उसको डिटेल्स बताती रहती है कि ये उसने पहना हुआ था, ये पेन था, ये पेन था. बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि द मोर यू वांट टू कन्विंस समवन ऑफ अ लाई, जब आप झूठ बोल रहे हो यू वांट टू कन्विंस समवन, उसमें आपको ज्यादा डिटेल्स देने होते हैं, बिकॉज दैट इज योर वे ऑफ ओवर कॉम्पेंसेटिंग. वो चाहती है यार कि जियोफ ये बात माने ताकि ये जो भाई बहन के बीच में रिलेशनशिप है, डिस्टेंस है, ये ठीक हो जाए. आफ्टर ऑल दे आर सिबलिंग्स एंड दे शुड लिव लाइफ टुगेदर इन हार्मनी. लेकिन जियोफ तो उससे बात ही नहीं करता. जब सोफी के फादर को ये पता चलती है, व्हेन जियोफ टेल्स सोफीज फादर अबाउट दिस स्टोरी, उसके पापा बोलते हैं क्या यार ये मेरी बेटी तो बार बार यही करती रहती है. वो तंग आ चुके होते हैं. ही रिफ्यूजेस टू एंटरटेन हर इमेजिनेशन, रिमाइंडिंग हर ऑफ हर हैबिट ऑफ टॉकिंग हरसेल्फ इनटू ट्रबल. इतनी यैप करती रहती है ये व्यक्ति, हमेशा अपने आप को ट्रबल में डाल देती है और अभी भी डालने वाली है. हर फादर्स रिएक्शन इज अ हार्श रिमाइंडर ऑफ हर लिमिटेशंस, कि भाई तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फैंटेसाइज करते रहो, डे ड्रीम करते रहो. लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस सोफी अपने इल्यूजन में रहती है. वो इतना सोचती है इसके बारे में, उसे लगता है कि हाँ ये तो सच में था. इट स्टार्टेड ऑफ एज अ लाई, देन शी रियलाइज्ड इट्स अ लाई, बट शी केप्ट थिंकिंग अबाउट द लाई सो मच शी स्टार्टेड टू थिंक इट्स रियलिटी. वो अपनी जैंसी को बताती है और वो रिग्रेट करती है, बिकॉज उसे पता था कि कहीं ना कहीं जैंसी को बता के न्यूज स्प्रेड हो जाएगी. बट शी वांट्स टू कीप इट सेक्रेड एंड स्पेशल, कि यार ये तो चीज है जो मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बता सकती हूँ. बट आफ्टर दैट जैंसी उसे रीअश्योर कर देती है कि मैंने तो कोई तुम्हारे बारे में यैपिंग नहीं करी, गॉसिप नहीं फैलाई. अब देखो तुम्हारी फैमिली को ही पता है ये जो तुम्हारी फैंटेसी है ये सेक्रेड एंड स्पेशल है, बिकॉज यू ओनली शेयर्ड इट विद योर फैमिली आफ्टर ऑल. तो सोफी सीक्रेटली ना कैनाल में चली जाती है, द प्लेस शी इमेजिन्ड डैनी केसी वुड मीट हर, बिकॉज शी केप्ट थिंकिंग कि हाँ अभी ये चीजें होने वाली हैं, इट इज गोइंग टू हैपन, ये. शी सिट्स ऑन अ बेंच, वो देखती रहती है कि अब डैनी केसी आया था, ये इसने इन्वेंट किया था, लेकिन वो फिजिकली उधर चली जाती है. वो इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई है. शी इमेजिन्स हिम अपीयरिंग बट शी न्यू कि ये सच नहीं है. एंड में उसको रियलाइजेशन स्ट्राइक करती है, लेकिन आप सोचिए उसकी डिल्यूजन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसे ये एंड तक पता नहीं लगता कि वो क्या कर रही है. इसमें क्या है, ये जो एडोलेसेंट फैंटेसीज होती हैं, हीरो वर्शिपिंग होती है यहाँ पे. एडोलेसेंट फैंटेसीज विद व्हाट, विद द अननोन, विद द ग्लैमर. इट्स नॉट जस्ट एडोलेसेंट फैंटेसीज, इट इज ह्यूमन फैंटेसीज. एडल्ट्स भी इसके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, जो हमने देखा है, अरे ग्लैमर, ग्लिट्स, मसाला वसाला, ये है हाई क्लास सोसाइटी, दिस दैट. उसकी जिंदगी कैसी है और वो इमेजिन क्या करती है, रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, सोशल क्लास और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, प्रैक्टिकलिटी वर्सेस डिल्यूजन भी एक थीम है. डिजायर फॉर रिकग्निशन एंड अफेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि एक टाइम पे वो चाहती है कि भाई मैं ऐसी हूँ, मुझे बुटीक ओन करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, बिकॉज दिस सिंबलाइजेस हर डिजायर कि मेरे को घर पे तो अफेक्शन नहीं मिलती, उसका भाई उसे ढंग से बात नहीं करता, उसके पेरेंट्स से वो डिस्टेंट है. अब सबको जिंदगी में अपने अफेक्शन चाहिए टू फील लव्ड एंड सिक्योर. तो शी स्टार्ट्स टू desire that validation and admiration from everyone, whether society or her family, because the lack of it is hurting her. विस्टार शुरू कर लेते हैं विद अ वेरी सिमिलर चैप्टर टू गोइंग प्लेस. मतलब सिमिलर इन द सेंस कि इसमें थोड़ी इंटरलिंकिंग थीम्स हैं. बाय द वे यू कैन यूटिलाइज आवर ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश क्रैश कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट, एज वेल एज द ग्रैंड अकेडमी ऐप, जिसकी लिंक्स मैं आपको दोनों में दे दूंगा. Anyway, the third level by Jack Finney, या फिने जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, इट इज़ डिबेटेबल, बट जो भी है इसमें हम एक स्टोरी एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक इंसान की जिसका नाम चार्ली है, जो बेसिकली आप मान सकते हो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और वो रहता है न्यूयॉर्क में. अब न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशंस होते हैं. सबवे बेसिकली इंडियन अगर हम माने तो आप मेट्रो ले सकते हो, मेट्रो स्टेशन होते हैं न्यूयॉर्क में. मेट्रो जो न्यूयॉर्क में है वो तो वैसे ही बड़ी फेमस है. अब उधर एक सेंट्रल स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी मेट्रो जाती हैं, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेवल्स का यहाँ पे मतलब होता है फ्लोर. लेवल वो वाला लेवल नहीं जो आप सोच रहे हो, फ्लोर्स का मतलब होता है ये. तो यहाँ पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें एक्चुअलिटी में तो 2 लेवल्स होते हैं, 2 फ्लोर होते हैं, लेकिन चार्ली समहाउ इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है अपनी ज़िंदगी से कि वो अपने आप को इमेजिन करता है और एक्सपीरियंस करता है 3rd लेवल में पहुंच जाना, कि 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है भी नहीं, वो फिर भी उधर चला जाता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में. सो इसमें पूरे टाइम पे एम्बिग्विटी, मतलब पता नहीं होता, अनक्लियर होता है कि ये रियल है कि नहीं, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रियल.
तो स्टोरी बिगिन करती है, चार्ली कहता है कि भाई यहाँ पे न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन में तो 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि यार मैं तो तीसरे में गया हुआ हूँ। एक दिन जब वो घर जल्दी जाना चाहता होता है तो वो मेट्रो ले लेता है एंड ही गेट्स लॉस्ट इन अ मेज ऑफ कॉरिडोर्स। बहुत सारे यहाँ पे मेजेस हो जाती हैं, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, वो तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में मेजेस नहीं है, ये इतना स्ट्रेस्ड है, ये कुछ चीज़ें इमेजिन करने लग रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है। तो एकदम वो चला जाता है एक ट्रेन से पैसिव वे से कॉरिडोर में, पैसेज वे में, और वो रियलाइज करता है कि ये क्या है, ये तो कोई थर्ड लेवल में मैं पहुंच गया हूँ। अब बेटा स्ट्रेंज फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं थर्ड लेवल के, बिकॉज जो थर्ड लेवल है वो है तो हेलुसिनेशन, है तो बिल्कुल भी रियल नहीं, लेकिन थर्ड लेवल सिर्फ थर्ड लेवल है, ये स्ट्रेंज नहीं है। व्हाट इज इवन स्ट्रेंजर इज दैट ये टाइम ट्रैवल करके थर्ड लेवल में पहुंच गया है। ही इज नॉट इन प्रेजेंट डे रियलिटी, ही हैज ट्रैवल्ड बैक इन टाइम। क्योंकि उसके प्रूफ आप देख लीजिए, वो देखता है कि थर्ड लेवल में सब कुछ ओल्ड फैशन्ड है, मॉडर्न इलेक्ट्रिक लैम्प्स नहीं है, एलईडीज एलसीडीज नहीं है, लाइटली डिम गैस लाइट्स हैं जो वार्म होती हैं बड़ी। इंफॉर्मेशन बूथ वुड से बना हुआ है, अनलाइक द वंस इन द प्रेजेंट डे स्टेशन जिसमें थोड़े मॉडर्न मटेरियल यूज़ करते हैं। अब आपको पता है फैशन हर बार चेंज होता रहता है, कभी कर्ली हेयर फैशन में है, कभी स्ट्रेट हेयर फैशन में है, कभी कोई कलर फैशन में है। तो वो देखता है जो आस पास के उसके आदमी हैं वो पुराने फैशन पहने हुए हैं, डर्बी हैट्स पहनी हुई हैं उन्होंने, वो पॉकेट से वॉच निकालते हैं, वो रिस्ट पे वॉच नहीं पहन रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वेस्ट पहनी हुई है, उनकी मुस्टैच ऐसी कर्ल्ड है और कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं है। वेयर एज प्रेजेंट डे जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये स्टोरी लिखी गई है, मतलब सेट की गई है, उसमें तो मिलिट्री मैन बहुत ज़्यादा हो गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो क्लीन शेवन फैशन था। वो देखता है एक स्मॉल स्टीम लोकोमोटिव, वो देखता है बहुत सारे और क्लूज, जैसे न्यूज़पेपर, एक ऐसा न्यूज़पेपर होता है जो काफ़ी टाइम से सर्कुलेट ही नहीं हो रहा था। न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट उस टाइम का प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई और प्रेसिडेंट होता है जो पास्ट में होता है। तो ये सारे क्लूज से बेटा क्वेश्चन तो बनता ही है। टू कंफर्म द टाइम पीरियड वो न्यूज़पेपर उठाता है, विच टर्न्स आउट टू बी द वर्ल्ड, अ न्यूज़पेपर दैट सीज्ड पब्लिकेशन, मतलब स्टॉप पब्लिकेशन अ लॉन्ग टाइम अगो। द लीड आर्टिकल मेंशंस प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड कंफर्मिंग दैट द डेट इज जून 11 1894। तो ये 1894 में पहुंच गया है, व्हेन इन रियलिटी द प्रेजेंट डे रियलिटी इज लाइक 1945 1946 इश। वो एकदम टिकट काउंटर पे चला जाता है और बोलता है कि मुझे गेलबर्ग इलिनॉय जाना है। ही आस्क फॉर 2 टिकट्स। अब गेलबर्ग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज गेलबर्ग 1894 में रिप्रेजेंट करता था एक पीसफुल रियलिटी, कि भाई उस टाइम पे तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1915 के अराउंड, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 के अराउंड होता है। गेलबर्ग इसका होम टाउन है। अब होम टाउन में जब आप लोग किसी होम टाउन से बाहर जाओगे इन सर्च ऑफ वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज़ और कॉलेज, तब आपको ये ऑब्वियसली फील तो होगा ही कि इतनी सारी डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पे अपनापन नहीं है। बिकॉज वेर एवर देर इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, देर इज अ लैक ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन जस्ट गेटिंग देयर वे एंड नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल। तो उसके लिए इट रिप्रेजेंटेड दैट पीसफुल सा पास जब वॉर नहीं थी, स्ट्रेस नहीं थे और कम्युनिटी फैमिली लाइफ थी। वो एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करता है कि यार मैं आराम से लॉन्स में बैठूंगा, मेरी इवनिंग्स लंबी होंगी, मैं काम की टेंशन नहीं लूँगा। जैसे आप लोग इमेजिन करते हो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद, जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम के बाद कह लो, कुछ भी कह लो, वो रिलैक्सिंग वाला पीरियड आएगा। वैसे तो रिलैक्सेशन क्या है, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ये शुरू हो जाएगी, कॉलेज प्लान्स, ये सब। तो वो ऐसा इमेजिन करता है कि एक क्वाइट वरी फ्री लाइफ हो, विच इज़ नॉट लाइक वॉट इज़ हैपनिंग व्हेन ही इज़ इन दैट प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पे वॉर है, स्ट्रेस है, काम है, पैसा है, मैरिज है। एज ही इज अबाउट टू बाय द टिकट्स, चार्ली उसको, जो क्लर्क है जो टिकट बेच रहा है, मॉडर्न करेंसी दे देता है। अब करेंसी जो 1945 की है वो ऑब्वियसली 1894 में तो नहीं चलेगी। तो क्लर्क उसको देखता है, बोलता है यार ये क्या है? वो बोलता है तू क्या मेरे को उल्लू बना रहा है, तू मेरे को पुराने नोट्स देके चीट करना चाहता है? तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, आई डू नॉट वांट टू स्टे स्टक इन द विद द पुलिस इन 1894, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेरियनिज्म उसे देखेगा, तो वो भाग जाता है उधर से। अब भाई वो सोचता है यार अब तो मैं वापस 1945 में आ गया हूँ, थर्ड लेवल मुझे मिलेगा क्या? नहीं। तो वो बार बार जाता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, लेकिन इन रियलिटी उसे कभी वो थर्ड लेवल वापस मिलता ही नहीं। तो ये एक्सपीरियंस वो अपने फ्रेंड को बताता है, सैम वीनर, जो खुद एक साइकाइट्रिस्ट है। सैम बोलता है ये कुछ नहीं है, तुम्हारी इमेजिनेशन का एक प्रोडक्ट है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और तुम्हारे दिमाग ने ये एक इमेजिनरी रियलिटी बना दी है। इसका मतलब होता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मतलब तुम्हारी विश है कि तुम पीसफुल लाइफ जियो, और उस विश की वजह से आपके दिमाग ने एक रियलिटी बना दी है जो एक ड्रीम की तरह है। सो यू आर बेसिकली हलूसिनेटिंग इट। वो कहता है भाई तेरे पास एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करने की, जो बेसिकली उसने अपने दादाजी से इनहेरिट करी थी। लेकिन वो कहता है ये हॉबी भी तो एस्केप है भाई, जिंदगी की रियलिटी से निकलने के लिए आप लोग इसमें लगे रहते हो। आजकल वो ब्रेन रॉट स्क्रोलिंग हो चुका है कि भाई जिंदगी अगर आपको फोकस में नहीं रखनी है, बस एस्केप करना है, इंप्रूव नहीं करना, तो बस टरा टरा टरा।
मिस्ट्री ऑफ सैम वीनस डिसअपीयरेंस देख लेते हैं। चार्ली बार बार ऑब्सेस करता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। देन एकदम बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, सैम वीनर खुद डिसअपीयर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, थोड़े दिन बाद चार्ली देखता है अ फर्स्ट डे कवर, एक पुराना सा फर्स्ट डे कवर। क्या होता है बेटा, एक एनवेलोप विद अ पोस्ट मार्क फ्रॉम इट्स फर्स्ट डे ऑफ इशू। जैसे अगर आज एक पोस्ट मार्क इशू होता है तो लोग अपने आप को ही वो भेज देते हैं ताकि वो स्टैम्प को कलेक्ट कर पाए। जो भी लोग स्टैम्प कलेक्शन में है वो ये समझ जाएंगे। इसको बेटा आप रट लो, यू शुड नो व्हाट अ ओल्ड फर्स्ट डे कवर, व्हाट एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर इज। वो एक खोलता है, उसके दादाजी का स्टैश होता है, ये चार्ली और लुइजा से खोलते हैं, देखते हैं इतने टाइम पुराना स्टैम्प में ये 1894 जुलाई 1894 का एक लेटर पड़ा हुआ है फ्रॉम सैम वीनर। ये तो हमारा दोस्त है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ये लेटर कहां से मिल गया? तो ये लेटर कहता है कि सैम ने खुद थर्ड लेवल ढूंढ लिया है एंड ही इज नाउ लिविंग इन गेलबर्ग इलिनॉय। ही एडवाइजेस चार्ली एंड लुइजा टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल सो दे कैन जॉइन हिम। अब आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या है। सो बेसिकली इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, बट ये रियलिटी मतलब व्हाट इज द ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन इज दैट अभी भी फर्स्ट द हलूसिनेशन ऑफ चार्ली वॉज द थर्ड लेवल। अब उसकी हलूसिनेशन है ये फर्स्ट डे कवर मिलना एंड सैम बीइंग बैक इन 1894 गेलबर्ग इलिनॉय। ये चार्ली की ही हलूसिनेशन है। सेकंड इंटरप्रिटेशन है कि सैम खुद पागल हो चुका है, खुद हलूसिनेट कर रहा है, बिकॉज उसकी जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो कहते हैं कि मुझे साइकाइट्री वाइकाइट्री करनी नहीं है। 1894 में तो वैसे भी कुछ साइकाइट्री होती नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम ये इतनी बड़ी साइंस नहीं थी। तो वो कहता है मैं फार्मिंग वार्मिंग कर लूंगा। तो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो भी पागल हो गया, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट वो फर्स्ट डे कवर जो हमें दिख रहा है, लेटर दिख रहा है, वो उसके पास आया कैसे। सो इट्स अप टू यू। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू मी इज मोर वैलिड। इसमें थीम्स हम देख सकते हैं, टाइम ट्रैवल, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, वॉर, रियलिटी इमेजिनेशन, एस्केपिज्म, साइकोलॉजिकल रियलिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मैरिटल रियलिटी। ठीक है, इट इज ऑब्वियसली एम्बिगुअस, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रैंड कार्ड का जो एनिमेटेड वीडियोस हैं उन्हें देख लेना इस वन शॉट के बाद, या फिर अगर आपने प्रो मैक्स कोर्स ले रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट, उसमें भी आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं द टाइगर किंग बाय काल्की। सो टाइगर किंग बाय काल्की एक सैटायरिकल स्टोरी है। इसमें काफी ज्यादा आपको एक वे मिलेगा जिसमें जो कल्की जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सार्केज़म यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा फन पोक किया है एट रूलर्स, एट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, एस्ट्रोलॉजी, सुपरस्टिशन, एरोगेंस। बेसिकली इसके में जो बात करने वाले हैं मेन कैरेक्टर की, उसका नाम है जिलानी जुंगजुंग बहादुर, हु वाज द महाराजा ऑफ अ प्लेस कॉल्ड प्रतिबांदापुरम। और उसने एक टाइटल अपने लिए पा लिया था जिसका नाम था टाइगर किंग, ड्यू टू हिज ऑब्सेशन विद किलिंग टाइगर्स। एंड ऑल्सो एक प्रोफेसी थी कि उसका जो एंड है वो एक टाइगर के साथ होगा। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब प्रतिबांदापुरम पैदा होता है, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि वो एक दिन मरेगा। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी की फन कर रही है काल्की की, भाई ये क्या प्रोफेसी है, वो तो सब इंसानों के साथ होता है जो भी मॉर्टल बीइंग्स हैं। अब सब तो जूस नहीं है। हाउएवर दे स्पेसिफिकली मेंशन आफ्टर दैट कि ये जो जुंगजुंग बहादुर जी हैं, जब वो पैदा हुए हैं तभी बोल दिया गया है कि इनकी जो डेथ होगी इट विल बी कॉज्ड बाय टाइगर। तो ये कब होता है, जब ये हमारा बच्चा जुंगजुंग बहादुर जी सिर्फ 10 डेज ओल्ड होता है। तो एक दिन मतलब आप सोच सकते हो 10 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है और एस्ट्रोलॉजर्स को बोलता है भाई क्या है ये, आप मुझे बताइए, मैं हूं जुंगजुंग बहादुर जी, 10 साल का भी नहीं 10 दिन का हूं मैं, और मैं अभी से बोल रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं। तो फ्यूचर में देख लेना मैं कैसा किंग बनूंगा। तो एस्ट्रोलॉजर शॉक हो जाते हैं, पूरा रूम शॉक हो गया, 10 साल का बच्चा बोल रहा है। तो ये रॉयल बर्थ के कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ी कॉमेंट्री हो रही है यहाँ पे। लेकिन वो डिक्लेयर कर देते हैं कि यार तू बहुत बढ़िया प्रिंस बनेगा, बढ़िया किंग बनेगा, लेकिन 100वें टाइगर को प्लीज तू सारे टाइगर्स को हरा देगा, जो 100वां टाइगर होगा ना उससे बच जाइए। तो वो जो किंग है ना बेटा, वो बड़ी लग्जरी में पैदा होता है ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अ प्रिंस। तो ही वाज टॉट बाय ब्रिटिश ट्यूजर्स, ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ अ प्रिंसली स्टेट। अब जिनको भी नहीं पता प्रिंसली स्टेट क्या थे, बेसिकली जो सरदार पटेल जी ने नेशनल इंटीग्रेशन करी थी वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ ही करी थी। इफ आई रिमेंबर करेक्टली देवर 575 प्रिंसली स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो आके कहते थे, जो ब्रिटिश एम्पायर है, कि भाई ये तेरा किंगडम है, तू इसे रूल कर ले, लेकिन तू ये मान ले कि ब्रिटिश तेरे सुपीरियर हैं। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे। व्हेन ही हियर्स अबाउट द प्रोफेसी अगेन, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कहता है ये क्या प्रोफेसी है, मैं चैलेंज करूंगा तुझे। वो कहता है लेट टाइगर्स बी वेयर। वो ठान लेता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ठान लिया था वर्ल्ड को कॉन्कर करना, ये भी ठान लेता है। और ये कहता है अच्छा मेरे अराउंड जो भी टाइगर्स हैं उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। जैसे जब आप लोग कहते हो कि मैं वेट लॉस करूंगा तो आपके घर में जो भी चिप्स विप्स हैं आप वो खा लेते हो या फेंक देते हो, ठीक है। तो महाराजा जैसे ही किंग बन जाता है वो अपने किंगडम में एक ऑर्डर लगा देता है कि भाई हमारे किंगडम में कोई टाइगर हंट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं करूंगा। अगर कोई और टाइगर को मारेगा तो जो हमारे पास जो भी पैसा है वो मैं ले लूंगा, जुर्माना हो जाएगा। सो ही हंट्स टाइगर्स रूथलेसली एंड क्विकली किल 70 टाइगर्स। ये क्यों करता है, बिकॉज ये कहता है भाई मैं अपनी प्रोफेसी, अपनी फेट किसी और के हाथ में नहीं दूंगा, ये पावर तो सिर्फ मेरे पास होने
होने चाहिए। अब क्या होता है, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है, बिकॉज दिस इज अ प्रिंसली स्टेट, और वो किंगडम में आ जाता है, कहता है कि मुझे तो टाइगर हंटिंग करनी है, या फिर एटलीस्ट आप एक टाइगर को मार दो, मेरे ऊपर एक फोटोग्राफ दे दो उसके साथ। महाराजा कहता है ये सब तो नहीं हो सकता यार, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं टाइगर से डरता हूँ, मेरे को खुद सारे टाइगर्स को मारना है। हाउएवर वो सोचता है यार मैं तो प्रिंसली स्टेट का मालिक हूँ, तो मैं इन्हें ऑफेंड तो नहीं कर सकता, और अगर मैंने कर दिया तो ये तो मेरी पूरी की पूरी किंगडम ले लेंगे। तो वो क्या करता है, उसकी वाइफ को 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स भेज देता है, तो उस टाइम के 3 लाख रुपए की थी, तो आज आप सोच सकते हो कितने सारे पैसे की होगी। वो सैंपल्स भेजता है कि ये रही 50 रिंग्स हैं, ये लो, इनमें से कोई भी एक दो चुन लो। लेकिन क्वीन समझती है ओ माय गॉड इतनी सारी रिंग्स भेज दी, तो ये उसका लुल हो जाता है और सारी की सारी रिंग्स क्वीन रख लेती हैं, और ब्रिटिश ऑफिसर भी प्लीज हो जाता है कि भाई 3 लाख रुपए दे दिए आपने, भाड़ में जाए टाइगर। ठीक है, उसके बाद और टाइगर शुरू हो जाती है, बिकॉज अभी सिर्फ 70 टाइगर मारे हैं उसने, लेकिन 10 साल लग जाते हैं उसे 70 टाइगर्स मारने में। बट सून जो उसके किंगडम में टाइगर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज एक किंगडम में छोटे से में कितने से टाइगर्स होंगे, लेकिन उसे 10 साल लग गए हैं बेटा, और वो पूरे टाइम माय डियर चैंपियन सिर्फ टाइगर्स पे ही फोकस्ड है। सो इससे पता चलता है कि इस इंसान को कोई भी कंसर्न नहीं था when it comes to his kingdom, he did not care about any of them. Desperate to complete his hunt, वो एक प्रिंसेस को मैरी कर लेता है from a different kingdom that has tigers. So basically उसे सजेस्ट किया जाता है कि आपके एरिया में तो टाइगर्स खत्म हो गए हैं, तो आप किसी से शादी कर लो, आपके ससुराल में आपको ये मिल जाएगा। So every time he visits his in-laws, वो 5-6 टाइगर्स को मार देता था, bringing his total to 99। तो अब उसने 99 टाइगर्स को मार दिया था। उसे बोला था कि आप 100वें टाइगर से केयरफुल रहिए, लेकिन वो इस प्रोफेसी को रॉन्ग प्रूव करना चाहता था। सो महाराजा बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। फियरिंग द प्रोफेसी, वो अपने मिनिस्टर्स को कहता है कि भाई मेरे लिए टाइगर ढूंढिए, बिकॉज मैं इस प्रोफेसी को निकालना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो एक ऐसा ही किंग है जो और कुछ के बारे में तो केयर ही नहीं करता। देवान, उसके किंगडम का जो आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर। तो वो कहता है ठीक है यार, ये तो मेरी नौकरी वोकरी निकाल देगा, मैं एक पुराना सा टाइगर ले आता हूँ फ्रॉम अ सर्कस, और उसको मैं फॉरेस्ट में डाल दूंगा। लेकिन उन्हें भी ना एक और ट्विस्ट आता है स्टोरी में, एक और ट्विस्ट आता है स्टोरी में, वेयर समबडी फाइंड्स सम ग्राउलिंग नॉइजेस इन अ विलेज। फॉर दैट आई वांट यू टू वॉच द एनिमेटेड वीडियो। आई थिंक यहाँ पे मैं वो पॉइंट डालना भूल गया हूँ, सो प्लीज वॉच द एनिमेटेड वीडियो। वो जो पूरा सीन है ना, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आफ्टर यू डन विद दिस वीडियो प्लीज वॉच द एनिमेटेड वीडियो। द सोल्जर्स फियरिंग द किंग्स रैथ, कि भाई ये यार ये जो लोग हैं, हम मिनिस्ट्री में हैं, या फिर जो विलेज है जहाँ पे वो हंट कर रहा है, वहाँ पे लोग बड़े डर जाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ हिज किंगडम। एक छोटी सी विलेज है, तो ये बंदा ना वहाँ पे जाके इन्हें थ्रेटन भी करता है कि यार, जब उसे पहले पता चलता है कि 100th टाइगर हमें इधर मिल जाएगा, तो वहां पे जाके कहता है वाओ यहाँ पे मुझे 100 टाइगर मिल गया, आपके तो टैक्स कट्स हैं। फिर जब 100 टाइगर समहाउ मिसप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे वो बोल देता है अच्छा तुम मेरे साथ ये करोगे, सारे के सारे टैक्स मैं तुम पे ही लगा दूंगा। तो ये वाला पॉइंट इधर नहीं है बेटा, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कुछ छुपाने की बात नहीं है, उसके लिए एनिमेटेड वीडियो देख लेना। बिलीविंग ही हैज डिफीटेड फेट आफ्टर ही किल्स द टाइगर, वो एक शूट मार देता है, बेसिकली शॉट कर देता है उसे, और उसे लगता है टाइगर मर गया, लेकिन वो एकदम चला जाता है उधर से। और जो लोग उधर हैं उन्हें पता चलता है यार ये टाइगर तो जिंदा है, वो बस बुलेट की आवाज से फेंट हो गया था। तो वो टाइगर को खुद ही मार देते हैं और बात को दफना देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे फियर्ड द किंग। एंड सिंपली बिकॉज ऑफ दिस ये प्रोफेसी प्रूव होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज टेक्निकली 100 टाइगर इधर मरा नहीं है, और एकदम महाराजा रिलैक्स कर रहा है। अब देखो उसकी बर्थडे आती है उसके बेटे की, तो उसका बर्थडे आता है उसके बेटे का, तो महाराजा सोचता है मैं इसके लिए एक वुडन टॉय टाइगर खरीदूंगा गिफ्ट के तौर पे। वो जाता है किसी के पास, शॉपकीपर के पास, और उसे पैसे भी नहीं देता। इतना गंदा किंग है, आप सोच सकते हो। जो टॉय टाइगर होता है ना, उसके पास एक यहाँ पे शार्प सी एज होती है जो उसके हैंड को प्रिक कर देती है। इसमें एनसीईआरटी कीवर्ड है स्लिवर। ये स्मॉल वुंड इन्फेक्शन बन जाती है एंड टाइगर किंग इसमें मर जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये भी आपको एनिमेटेड वीडियो में मिल जाएगा, कि जो डॉक्टर्स उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं वो उसे बोल देते हैं आफ्टर द महाराजा डाइज द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। सो इससे पता चलता है दैट दे प्रोबेबली वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन गाइस। आयरॉनिकली जो 100 टाइगर था वो रियल टाइगर नहीं था, क्योंकि वो रियल टाइगर कभी मरा ही नहीं बाय द हैंड्स ऑफ द महाराजा। दिस वाज द 100 टाइगर। सो दिस प्रोफेसी इज फुलफिल्ड इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मैनर। इसमें बेसिकली सैटायरिकल कॉमेंट्री है ऑन पावर, सुपरस्टिशन एंड ऑल दैट। फेट वर्सेस फ्री विल की बात हुई है, पावर की बात हुई है और लोग कैसे उसे अब्यूज करते हैं, एंड फाइनली आयरनी की भी बात हुई है। अब बात कर लेते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रोड लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन कम, डिटेल ज़्यादा हैं। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो दिस इज़
रिकाउंट यही बताया जा रहा है फर्स्ट पर्सन में, जब तिशानी दोषी अंटार्कटिका गई थी अंडर द रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकाल्स्की, और इसमें एक प्रोग्राम के बारे में भी बात होगी जिसको हम स्टूडेंट्स ऑन आइस कहते हैं। तो इसके जो भी डिटेल्स हैं जो मैंने बोल्डन कर रखे हैं बेटा, अगर आपने अभी तक लर्न नहीं करे हैं माय डियर चैंपियन, यू हैव टू लर्न देम इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन द बोर्ड एग्जाम। गलती से अगर इस पर कॉम्पिटेंसी टेक्निक क्वेश्चन आ गया तो हो गया आपका। तो ऐसे शुरू होता है, हमें तिशानी दोषी बताती हैं कि वो अंटार्कटिका कैसे जाएं अंडर द रिसर्च वेसल जो रशिया की है एकेडमिक शोकाल्स्की। वो कहती हैं कि ट्रिप शुरू हुई मद्रास से और काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन्स, बॉडीज ऑफ वाटर और इकोसिस्टम्स को उन्होंने कवर किया। बिकॉज अगर मद्रास से शुरू हुई है तो अंटार्कटिका जाने के लिए उन्हें यूरोप जाना पड़ेगा, फिर वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचेंगे, फिर अंटार्कटिका पहुंचेंगे। यू नो द डील, ऑल राइट। If you don't know, the closest country to Antarctica I think is Chile, which is in South America, so you get the point. A flight route क्या है, boat route क्या है, because they had to take multiple things. उन्हें पहले boat लेनी पड़ी थी, फिर flight, फिर कोई और mechanism, फिर car, because Antarctica तो obviously कोई एयरपोर्ट नहीं है अंटार्कटिका में, as far as I am aware। अगर हो भी तो कितने लोग जाते होंगे आपको पता है। Antarctica is known as the coldest, driest and windiest continent and provides a sense of relief and awe when she first sees the expansive wide landscape, because the continent we are used to, उसमें civilization है, business हैं, मार्केट्स हैं और लोग हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। दोषी स्ट्रक बाय द इमेंसिटी, इतनी बड़ी और आइसोलेशन, इतने कम लोग हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। बेसिकली एक ज्योग्राफी में आप चीज़ पढ़ोगे, जियोग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, इसके बारे में अगर आपके इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बेसिकली क्या था कि वर्ल्ड एक कॉन्टिनेंट होती थी, फिर धीरे धीरे इट गॉट सेपरेटेड इनटू द 7 कॉन्टिनेंट्स वी हैड टुडे, और जो पहले सुपर कॉन्टिनेंट होता था उसका नाम होता था गोंडवाना। वो हमें थोड़ी जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताती हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो अंटार्कटिका गोंडवाना का पार्ट था। उस टाइम पे क्लाइमेट ऑब्वियसली वार्मर था और बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना होती थी अंटार्कटिका में। अब तो सारा आइस है। कॉन्टिनेंट्स ब्रोक अपार्ट, अंटार्कटिका साउथ के टुवर्ड्स चला जाता है बिकॉज इट इज नियर साउथ अमेरिका लाइक आई हैव टोल्ड यू, एंड इट बिकेम वेरी आइसोलेटेड एंड फ्रोजन। शी कनेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, पर्टिकुलरली हाउ इंडिया वाज वंस कनेक्टेड टू अंटार्कटिका बिकॉज दोनों ही गोंडवाना में होते थे, एंड हाउ द लैंड मासेस हैव शेप्ड द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अलग अलग सब चले गए। यूरोप एक कल्चर बन गया, नॉर्थ अमेरिका अलग बन गया, एशिया एक कल्चर बन गया, उसमें ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बट ऑब्वियसली अगर एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट हो रहा तो हम सोच ही सकते हैं वर्ल्ड कितना अलग होता। और इसमें बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि यार एक टाइम पे ये इतना वार्म था और ये अब ये इतना आइस कोल्ड हो चुका है। अब नाउ कंपेयर दिस टू दी पोलर ऑपोजिट सिचुएशन, पन इंटेंडेड, वेयर पूरी दुनिया अब वार्म होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एकदम सब कुछ मेल्ट हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। शी सेज कि अंटार्कटिका जो है क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है विद इट्स आइस कोर्स कंटेनिंग कार्बन रिकॉर्ड्स दैट डेट बैक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो कहती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो मेल्टिंग ऑफ आइस कॉज करेगी विच विल हैव वेरी डिजास्टरस सिचुएशन क्रिएट करेगा फॉर द ग्लोबल इकोसिस्टम, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड चाहे सेपरेट हो चुका हो फ्रॉम गोंडवाना, एवरीथिंग इज स्टिल इंटरकनेक्टेड। अगर अंटार्कटिका की आइस मेल्ट होती है इट कैन रियली wreak havoc on the entire globe. Please read about this, guys. It is important that we become very aware citizens. It's a real threat. She discusses the rising global temperatures and warns that the depletion of the ozone layer, जो ozone layer है अर्थ की, अगर वो डिप्लीट हो जाए और अगर जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है वो मेल्ट कर जाए, जो हमने अभी डिस्कस किया है, it could have very bad consequences, catastrophic for the प्लैनेट्स क्लाइमेट, मतलब अर्थ के क्लाइमेट के लिए। शी टॉक्स अबाउट फाइटोप्लैंक्टन, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं दैट फॉर्म द बेस ऑफ द अंटार्कटिक फूड चेन, या आप रोटलन कर देना, और अगर वो डिक्लाइन कर गए ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग दैट वी आर फेसिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सो इट विल हैव इवन मोर डिजास्टर इफेक्ट्स ऑन द मरीन लाइफ। मरीन लाइफ कौन? जो एनिमल सी के नीचे रहते हैं या सी में रहते हैं। वो कहती हैं कि यार ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है इधर से हमें पता चलता है कि अंटार्कटिका को स्टडी करने से हम अर्थ के प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों को समझ सकते हैं। वो कहती हैं कि अंटार्कटिका होल्ड्स द की टू अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, नोटिंग दैट साइंटिस्ट आर स्टडिंग आइस कोर्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट टू एनालाइज कार्बन रिकॉर्ड्स। इसको आपको एकदम रिप्रोड्यूस करना है अपने आंसर्स में। वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि यार क्लाइमेट चेंज तो है, इनडायरेक्टली ह्यूमंस ने कॉज किया, तो ह्यूमंस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स दिस गिवन द क्लियर एविडेंस दैट वी हैव सीन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्स। की जो ग्लेशियर्स हैं वो पीछे होते हुए आ रहे हैं, ये हमें चेंज दिख रहा है, और जो आइस शेल्स हैं वो टूट के गिर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में बात करती हैं। इसका 2 मार्कर आता है बेटा। ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को लेके जाता है अंटार्कटिका तक, सो दैट दे कैन हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये पूरा आपको रोट लर्न करना है, काफ़ी बार 2 मार्कर में ये मैंने देखा है। और वो कहती हैं कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज कर दी, एयर पोल्यूशन बना दी, अर्थ को वार्म कर दिया। हम तो देख ही रहे हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया हैज़ अ वेरी बैड प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, एंड ऑब्वियसली यू नो देयर आर various methods of
interpreting that as to why that happens, but it is the reality, right? अभी बहुत viral moment हुआ था when Brian Johnson walked off Nikhil Kamat's podcast, and that created a lot of discourse around this particular issue. But वो कहती हैं कि कैसे अंटार्कटिका का जो बहुत ही clean environment है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लीन होता था, बहुत वार्म होता था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है. आइस अगर फॉर्म कर दिया अंटार्कटिका ने, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आज वो भी बर्बाद होने के कगार पे है. वो कहती हैं कि हमें अपने प्लानट के साथ थोड़ा ज़्यादा एम्पैथिक होना चाहिए. वी नीड टू रीथिंक आवर रिलेशनशिप एंड वी नीड टू एम्ब्रेस एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि भाई ब्रांड्स के ऊपर आप प्रेशर डालिए कि वो प्लास्टिक यूज़ करना बंद करें, फैक्ट्रीज थोड़ा रीडिज़ाइन करवाइए, पोल्यूशन पे बात करिए. वो कहती हैं कि हमारे पास एक ही धरती है एंड अंटार्कटिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड अंटार्कटिका अगर हम समझ लें तो हम शायद अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठा पाएंगे और अपने इंडिया को भी एक ज़्यादा इन्वायरमेंटली हेल्थी प्लेस बना सकते हैं. इसकी थीम्स इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमंस क्या इम्पैक्ट डालते हैं नेचर पे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एंड हाउ इट इज़ लिंक टू अंटार्कटिका, एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस थ्रू द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एंड एकेडमिक शोकाल्स्की. और पांचवा आप कह सकते हो द नीड टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग. अब बात करते हैं बेटा बहुत ही ज़्यादा बड़े चैप्टर की, जो है द एनिमी बाय पर्ल एस बक. सो बेसिकली ये सेट है इन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे अमेरिका एक साइड था और जापान एक साइड था. अब इसके जो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर हैं वो है डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक डॉक्टर होते हैं जापान के और वो अमेरिका में पढ़ के आए हुए थे. एक दिन क्या होता है, उनको एक अपना एक प्रिजनर ऑफ वॉर मिल जाता है, अमेरिकन सोल्जर मिल जाता है, जिस टाइम पे जापान और अमेरिका की वॉर चल रही होती है. उनके आइलैंड पे वो आ जाता है, उनके घर पे वो ड्रिफ्ट अवे होकर जाता है, वो बस वाटर नदी के पास रहते थे. तो ये उसके ऊपर स्टोरी सेंटर्ड है. डॉक्टर सदाओ होकी बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड जापानी सर्जन साइंटिस्ट थे जो अमेरिका में पढ़ के आए थे. उनके जो पापा थे ना बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े नेशनलिस्ट थे, जापानीज़, मतलब एकदम अपने देशभक्त थे. वो कहते थे कि भाई जापान का तो बढ़िया फ्यूचर है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा सदाओ बने बढ़िया डॉक्टर, लेकिन एजुकेशन तो यूएस की बेस्ट है, तू जा, लेकिन तू सिर्फ एक जापानीज़ लड़की से शादी करियो, सिर्फ जापानीज़ कल्चर को निभाइयो, अमेरिका में जाके अमेरिकन मत बन जाइयो. सो 22 साल की उम्र में जब उसने अपनी अंडर ग्रेजुएट पूरी कर ली थी तो वो चला गया अमेरिका. और आपको पता है कि डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई होती है वो लंबी होती है, तो 30 साल की उम्र में वो वापस आ जाता है और वो साइंटिस्ट, मतलब एक एकेडमिक रिसर्चर जैसे उम्बर्तो एको था, और सर्जन भी बन के आ जाता है. बिकॉज ऑफ हिज इंपॉर्टेंस इन जापान्स मेडिकल फील्ड ही वाज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड बट वाज केप्ट इन जापान टू कंटिन्यू हिज वर्क इन मेडिकल रिसर्च. अब ऑब्वियसली ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है जब ज़्यादातर एडल्ट मेल्स को भेज दिया जाता था फाइट करने के लिए, लेकिन ये एक डिस्कवरी में काम कर रहा था विच वुड रेंडर वुंड्स क्लीन, जो वुंड्स को एकदम क्लीन कर देता था, जो जापान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी. तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर सदाओ होके आप इतने स्पेशल हो, आपको तो हम मिलिट्री में भेजेंगे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली उधर रिस्क है. ही वॉज ऑल्सो रिटेन्ड इन जापान टू ऑपरेट ऑन द जनरल हु वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन. तो ये आपको याद रखना है. अब डॉक्टर सदाओ की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं. उनकी जो वाइफ थी है ना, वो अमेरिका में मिली थी उन्हें, एक साथ उनके साथ पढ़ रही थी, लेकिन उनको थोड़ी अट्रैक्शन तो फील हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस मैं आज जान जाऊं कि आप प्योरली जापानीज हो, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो इतने बड़े देशभक्त हैं, वो मुझे किसी नॉन जापानीज इंसान से कभी भी शादी नहीं करने देंगे. तो उनको पता चल जाता है कि हाँ फाइनली डॉक्टर सदाओ होकी की जो गर्लफ्रेंड है वो प्योरली जापानीज है, तो ये जो मैरिज है ये हो सकती है. तो इनकी ट्रेडिशनल जापानीज मैरिज हो जाती है. दे हैड 2 चिल्ड्रन एंड लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस बाय द सी, एंड देम लिविंग इन अ हाउस बाय द सी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट लीड्स टू देम डिस्कवरिंग द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर. एक दिन वो अपने विरांडा में बैठे हुए थे और ओशन को देख रहे थे, सी को देख रहे थे, और सडनली उनको कोई ऐसा दिखता है आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे क्लॉ कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू रीच द शोर. शोर क्या होता है बेटा, ये सी है और ये लैंड है, उसको कनेक्ट करने वाली जो पोर्शन होती है सैंड वाली. व्हेन दे अप्रोच उनको लगा यार ये तो बड़ा सिवियरली इंजर्ड आदमी है और इसके यहाँ पे एक बुलेट वुंड है. उन्होंने उसको ऊपर निकाला, ऐसे ऐसे देखा कि इसकी शक्ल देख पाए, और उनको पता चला इनका ब्लॉन्ड हेयर है. ब्लॉन्ड हेयर बेटा यूरोपियन फीचर होता है, वाइट लोगों का फीचर होता है, वाइट लोग बहुत ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं. सो दे रियलाइज ये तो वाइट इंसान है, और वाइट इंसान अमेरिकन ही होगा, ही विल नॉट बी ऑन आवर साइड ऑफ द वॉर. तो इसमें ना बेटा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. एक डॉक्टर के हिसाब से सदाओ होकी अपने आप को देखता है यार मेरे पास तो पेशेंट आया है, मेरे को तो उसकी जान बचानी है, और दूसरी तरफ से वो अपने आप को एक जापानीज इंसान की तरह देख रहा है, नेशनलिस्ट की तरह देख रहा है. उस डिलेमा के बारे में ही स्टोरी है. उन्होंने और थोड़ा एग्जामिन करा, उसकी बात देखी, उसकी यूनिफॉर्म देखी, और उनको पता चला ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है यूएस नेवी से. प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है बेटा, लेट्स से जब 2 कंट्रीज के बीच में कोई वॉर हो रहा है, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई. कंट्री एक्स कंट्री वाई को अटैक कर देती है, तो जो कंट्री एक्स के सोल्जर्स कंट्री वाई में आ गए हैं, अगर उनको कंट्री वाई पकड़ ले तो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो जाएंगे कि तुम हमारे लैंड में कैसे आ गए. अब इनका मॉरल डिलेमा आ जाता है. एज जापानीज सिटीजन्स इनकी एक्सपेक्टेशन थी खुद से और गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई ये जो एनिमी है हमारा, जिनको हम एनिमी मान रहे हैं, फर्स्टली दिस इज क्वेश्चनिंग द नोशन ऑफ द एनिमी.
इस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो इनको फिर भी एनिमी नहीं लगना चाहिए। बट उन्होंने कहा ठीक है यार, इनको देना ही पड़ेगा एज जापानीज सिटीजन्स, लेकिन फिर ये इंसान तो मरेगा ही, ऑब्वियसली ये सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन एज अ डॉक्टर, जब आपको पता है जो हिपोक्रेटिक ओथ होती है, जो भी मेडिकल साइंस लेना चाहते हैं उनको पता होगा, हिपोक्रेटिक ओथ होती है जो हर डॉक्टर्स लेते हैं कि हम इंसान को इंसान के तरीके से देखेंगे, कुछ भी धर्म या नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं, वी विल ट्रीट ऑल पेशेंट्स। लेकिन उनको ये भी डिलेमा था कि अगर हम इनको ट्रीट कर दें, हमारे सर्वेंट्स इन्हें देख लेंगे और फिर हमें बोल देंगे कि हम ट्रीजन कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर बीइंग एंटी नेशनल, वी आर नॉट एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। तो वो नहीं चाहते थे, बिकॉज दे वर वेरी वेरी बिग नेशनलिस्ट, दे लव देयर कंट्री। लेकिन इनिशियली उनके क्या थॉट्स आते हैं कि जाना जाने दो, लेकिन उनकी जो थॉट होती है वो बोलती है यार ऐसे कैसे, ये तो एक इंसान है, इसे तो हमें ट्रीट करना चाहिए। तो वो इंस्टिंक्टिवली ना उसको ठीक करने लग जाता है, बिकॉज है तो वो डॉक्टर, उसके हाथ तो सर्जरी में ही ट्रेन हुए हैं ना, भेदभाव में ट्रेन नहीं हुए बेटा। तो क्या होता है, सदाओ उस लड़के को अपने घर में ले आता है, एक अलग रूम में रख देता है और उसकी सर्जरी कर देता है, बुलेट निकाल देता है। हैना इससे बड़ा डर जाती है क्योंकि वो सोचती है यार ये सर्वेंट जो हमारे घर में हैं ये हमें रिपोर्ट ना कर दें। सर्वेंट्स कहते हैं हम तो ये अलाउ नहीं कर सकते सर, हम आपका घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो स्निच नहीं बनते। यूमी जो उनकी मेड होती है, शी रिफ्यूजेस टू वॉश द अमेरिकन सोल्जर, क्लेमिंग दैट शी हैड नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन बिफोर। तो उसके अंदर भी वो भेदभावी दिखती है। जो उनका बहुत पुराना गार्डनर है, बहुत कायम से काम कर रहा है, वो बोलता है कि यार नहीं, ये जो आप कर रहे हो ना, आप तो नेचर के अगेंस्ट गेम खेल रहे हो, आपके साथ गलत ही होगा। तो ये जो सर्वेंट्स हैं ये कुछ एज सच करते नहीं, बट वो घर छोड़ देते हैं और फिर हैना सोचती रहती है अब क्या होगा। डॉक्टर सदाओ अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो इस अमेरिकन सोल्जर को तो हम हमेशा हिडन नहीं रख सकते, अब हमने इसकी ट्रीटमेंट कर दी तो कर दी। तो वो चला जाता है जनरल के पास, बिकॉज इन दोनों की बातचीत होती है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल फिगर। तो जनरल कहता है मैं सिक हूँ, आई एम डिपेंडेंट ऑन सदाउस मेडिकल एक्सपर्टीज। तो वो कहता है यार देख सदाओ, तेरे साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस, मैं तेरे को एक सोल्यूशन दे देता हूँ। मैं ना तेरे घर अजासिन्स भेज दूंगा। अजासिन्स कौन होते हैं? जो प्रोफेशनल किलिंग करते हैं, टू किल द सोल्जर साइलेंटली एंड डिस्पोज ऑफ हिज बॉडी। वो कहता है यार तू एक काम कर, तू सो जा, तू भूल जा, मैं इसको डील कर लूंगा, तू मेरा बंदा है। लेकिन अजासिन्स कभी आते नहीं। सदाओ की स्लीपलेस नाइट्स निकलती रहती हैं, लेकिन कोई आता नहीं और पता चलता है कि यार ये जनरल शायद भूल गया है। तो सदाओ सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं तो ये नहीं चाहता कि ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जिसका नाम बाय द वे टॉम है, ये भी आप लिख सकते हो टॉम, वो नहीं चाहता कि वे सर्वाइव ना करे। तो वो कहता है ठीक है यार ये तो भूल गया, मैं खुद ही इसको हेल्प कर देता हूँ। तो वो कहता है भाई अब टॉम तू ठीक हो चुका है, तू एक काम कर, मैं तुझे बोट दूंगा, थोड़ा खाना दूंगा, एक फ्लैश लाइट दूंगा, और मैं तुझे बोलूंगा कि भाई इस आइलैंड में चला जा, ये कोरिया का आइलैंड है, यहाँ पे कोरिया का स्टेशन है, तो यहाँ पे यूएस तो आएगी, और जब अमेरिका की शिप आए तो उधर चला जाइए। तो वो उसको एक एस्केप रूट दे देता है, आपको ये लर्न करना है। वो कहता है तो देख, अगर तेरे को और भी खाने की ज़रूरत है तो रात को या इवनिंग के टाइम पे ना, ये जो मैंने तुझे फ्लैश लाइट दी है, जो टॉर्च है बेसिकली, उसको 2 बार फ्लैश कर दियो, लेकिन सुबह मत करियो, लोग तेरे को पहचान लेंगे। इसी टाइम पे करियो ताकि तेरे को ये हिडन सिग्नल मेरा रिसीव हो जाए और मैं तेरा हिडन सिग्नल ले पाऊँ। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग कोई सिग्नल नहीं आता, नेक्स्ट इवनिंग भी कोई सिग्नल नहीं आता, तो उसे पता लगता है हाँ ठीक है, इसको यूएस शिप मिल गई, हमने इसकी जान बचा ली। सो सदाओ फ्रीली फील करता है कि मैंने भेदभाव नहीं दिखाया, मैंने इस बंदे की जान बचा ली। लेकिन सदाओ जनरल को बोलता है कि यार अब आपको असैसिन्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो तो चला गया, भाग गया वो। तो जनरल कहता है हाँ मैं भूल ही गया था। तो दिस शोज कि वो भी उनके दिमाग में इतना कुछ नहीं चल रहा है, जो वॉर भी है इनके दिमाग में सिर्फ अपने कंसर्न्स के लिए चलता है। दिस इज नॉट एज डीप एज इट लुक्स। So that's what Pearl S. Buck is telling us here, the follies of war. जनरल कहता है बढ़िया भाई सदाओ जी, आपने पूरा कर दिया अपना शॉर्ट सीन, मैं तो आपको कभी अरेस्ट होने ही नहीं देता, बिकॉज आपको मेरे को आपको ज़रूरत है, आई नीड यू। So this is the only reason why Sadao doesn't get in trouble, that he is friends with people in power. तो सदाओ वापस वरांडा पे खड़ा हो जाता है जैसे वो स्टार्टिंग में था, और वो सोचता है यार मैंने इसे मारा क्यों नहीं। वो बोलता है हाँ शायद जो मैंने पढ़ाई करी है, अमेरिका में पढ़ी है, मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ बैठता था, मैं वहाँ हैना से मिला था, ये लोग तो मेरे दोस्त होते थे, मैंने तो उधर ही अपनी सो कॉल्ड डॉक्टरी सीखी है, जो हम हिंदी में बोलते हैं। तो एंड में ये डिलेमा आ जाता है, एक रियलाइजेशन होती है सदाओ को कि मैं रिलीव तो हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी और दूसरी ड्यूटी, एक तरफ प्रोफेशनल और एक तरफ सिविक ड्यूटी में कैसे फंस गया। तो इसमें थीम क्या है, एक तरफ ह्यूमैनिटी, एक तरफ आपकी प्रोफेशन वर्सेस और पेट्रियोटिज्म, वॉर और कैसे वो आपकी मोरालिटी को चैलेंज करता है कि भाई आप सोचते हो कि दूसरा इंसान एनिमी है, रेसिज्म, प्रेजुडिस दूसरे लोगों के प्रति जस्ट बिकॉज योर कंट्रीज आर एट वॉर, पावर और उसकी हिपोक्रेसी जिसमें जनरल की बात हो रही है, और हमने टाइगर किंग में भी ये देखा था। तो आप देख सकते हो कि कैसे आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, पैरेलल क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, और कॉन्शियंस वर्सेस ड्यूटी,
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस वन, द एनिमी। तो देखो बेटा एंटी वॉर स्टोरी है 100%, लेकिन ये है एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। देखिए बेटा ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक है हमारे मिस्टर लैम, ठीक है, जिनकी एक टिन लेग है बिकॉज वॉर में वो ब्लो हो गई थी, और दूसरे हैं हमारे डेरी जी। डेरी जी का आधा फेस जल गया था एक मिसहैप में। तो इन दोनों की जो डिफरेंस है डिसेबिलिटीज़ में, मिस्टर लैम ओल्ड हो चुके हैं, डेरी बड़ा यंग है, इन दोनों की कहानी की बात करते हैं। तो डेरी एक 14 साल का बच्चा है जिसके पास एक हाफ फेस बर्न्ड है बिकॉज ऑफ एसिड। वो इंट्रोवर्टेड हो चुका है, बिटर हो चुका है बिकॉज भाई लोग उसे बार बार बोलते रहते हैं, उसके फेस के बारे में रिमाइंड कराते रहते हैं, दे पुट हिम डाउन, ही फेसेस कॉन्स्टेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड पिटी, देख कितना बेचारा है ये, और उसकी वजह से उसे लगता है यार लोग तो मेरा चेहरा ही देखते हैं लेकिन मेरी आत्मा नहीं देखते। They don't look at me for who I am, they just look at me for how I appear। और मुझे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, मुझे तो दुनिया से कुछ लेने देना ही नहीं है। मिस्टर लैम ओल्ड हैं, ठीक है, उनकी एक टिन लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, वॉर में उन्होंने अपनी रियल लेग खो दी थी। लेकिन बोथ ऑफ देम हैव डिसेबिलिटीज़ जो थोड़ी थोड़ी अलग हैं, लेकिन डेरी के अलावा, डेरी के ऑपोजिट हैं वो। He's not like Derry. This is the contrast that Susan Hill has shown us. He's positive. He welcomes life. लोगों को वो invite करता है, वो bitter नहीं है। वो आराम से अपने गार्डन में बैठा रहता है, लोगों से बात करता रहता है, अपने डोर को खुला रखता है ताकि लोग उसके घर में आए और वो दोस्त बनाए। वो कहता है कि मैं तो सबको फ्रेंड्स मानता हूँ, दुनिया ही दुनिया है, लाइफ इज लाइफ। Despite his physical difficulty, he does not let it define him. Unlike Derry, जो उसने अपनी पूरी existence उस चीज़ पे center कर दी है, Mr. Lamb is wise enough to know that he is a human being and that others are human beings too, irrespective of their disabilities or shortcomings. तो ये play शुरू होता है, Derry Mr. Lamb के garden के अंदर आ जाता है, ठीक है। वो समझता है यार ये तो कोई abandoned सी place होगी क्योंकि ये इतनी quiet है। इससे हमें पता चलता है कि Mr. Lamb बहुत ज़्यादा reserved इंसान थे, at least in his personal pursuits, but apart from that he still allowed other people to enter his life. डेरी इज ऑल्सो इंट्रोवर्टेड, लेकिन वो बिटर है, वो लोगों को अंदर आने नहीं देता। तो मिस्टर लैम्ब स्टार्टल कर देता है डेरी को कि भाई वो तो सोच रहा था इधर तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एक इंसान है। वो कहता है यार एप्पल्स को देख ले, ग्राउंड जो है ना जहाँ पे तू चल रहा है वहाँ बहुत सारे एप्पल्स हैं, उन्हें तो स्क्विश मत कर दियो। तो डेरी एकदम डिफेंसिव हो जाता है, यार ये आदमी मुझे डांट ना दे कि मैं इसके घर में बिना अनाउंस करे आ गया हूँ विदाउट परमिशन, जिसे हमें ट्रेसपैसिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर लैम्ब की जब वो वार्मथ देखता है और डेरी की हेजिटेशन वो देखता है, दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। मिस्टर लैम्ब की वार्मथ कौन देखता है? डेरी। और डेरी की हेजिटेशन कौन देखता है? मिस्टर लैम्ब। तो मिस्टर लैम्ब कहता है डेरी को, बेटा यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, ये जो गार्डन गेट है ना ये हमेशा खुला ही रहेगा आपके लिए। लेकिन डेरी कभी भी ऐसी काइंडनेस किसी के उसने कभी फेस ही नहीं करी है। ये ही हैज़ नेवर बीन ट्रीटेड सो काइंडली। लोग तो उसकी शक्ल देख के उसके डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसकी माँ भी उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो ही इज़ नॉट यूज टू दिस। कभी कभार जो लोग काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू गो थ्रू करते हैं, जब उन्हें कुछ पॉजिटिव भी मिलता है वो उसे डाउट करते हैं, तभी ये सस्पिशियस रह जाता है। ही टेल्स मिस्टर लैम्ब, ये क्या कर रहे हो आप, लोग तो मुझसे डरते हैं मेरी फेस की वजह से। तो डेरी अपनी सारी पेन बताता है, बोलता है कि लोग मेरे को कैसे बेचारा मानते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने वाला व्यक्ति कहते हैं। वो उन्हें बताता है कि एक बार एक लड़की आती है बस स्टॉप पे और अपनी दोस्त को बोलती है ये तो ऐसा चेहरा है जो सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है, बिकॉज माँ के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम लविंग द चाइल्ड। वो कहता है कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, लोग ये बोलते हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। आप खुद इमेजिन करो अगर कोई 14 साल के बच्चे को ये बोल रहा होगा। ही हेट्स दैट पीपल लुक एट हिम डिफरेंटली प्रिटेंडिंग टू एक्ट नॉर्मल वाइल सीक्रेटली फीलिंग डिस्गस्टेड। तो वो कहता है जब लोग मेरे टूवर्ड्स अच्छा भी बनते हैं ना, मुझे लगता है कि वो बेचारियत की वजह से है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन desire that they have to make me feel good. It's because they want to just integrate me into society and they are feeling bad for me. अंदर ही अंदर तो उन्हें घिन आती है मुझसे। तो मिस्टर लैम्ब कहता है बेटा ये नेगेटिविटी है, इन चीज़ों पे फोकस करना इज़ नॉट गुड। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक बट इट्स अबाउट आप अंदर क्या हो। वो कहता है एक लाइफ गार्डन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Saying that just as people label plants as weeds or flowers, society unfairly labels people as normal or ugly. वो कहता है हम plants को या तो फ्लावर देख के ब्यूटीफुल कह देंगे, या जो वीड्स ग्रो करती हैं उन्हें हम काट के कह देंगे अगली है। तो वो कहते हैं लोगों की नज़रिए की बात है, कौन हमें बता रहा है कि हम वीड हैं या फ्लावर हैं? ये तो हमारे ऊपर है ना, ये तो सोसाइटी के लेबल्स हैं। तो चाहे कोई वीड हो चाहे कोई फ्लावर हो, लाइफ तो वैल्यूबल ही है ना। अपीयरेंस को नहीं देखते हम, यूटिलिटी को देखते हैं। वो तो कहते हैं वीड्स में भी यूटिलिटी है जो लोग काट के फेंक देते हैं। तो डेरी कहता है नहीं सर, मैं तो अलग ही दिखूंगा नॉर्मल लोगों से, दैट इज़ वाई उसकी ज़िंदगी तो ख़राब है, रूइंड है। वो कहता है कि मेरे को तो कोई कभी प्यार नहीं करेगा और मुझे तो दुनिया से कंप्लीटली हाइड कर देना चाहिए अपने आप को, बिकॉज कोई भी मेरे
मेरे को देख के अच्छा फील नहीं करेगा। वो कहता है सर आपकी डिसेबिलिटी है, मैं मान गया, लेकिन आप अपनी टिन लेग को तो छुपा सकते हो, लेकिन जो उसकी डिसेबिलिटी है वो तो परमानेंटली विजिबल है। तो वो कहता है ठीक है आप हाइड कर लो, लेकिन मैं आपको ना एक स्टोरी बता देता हूँ। तो मिस्टर लैम डेरी को बताता है एक स्टोरी कि भाई तू हाइड करना चाहता है ना, तू ये सुने। एक इंसान था जिसने अपने आप को कंप्लीटली लॉक कर लिया एक रूम में, आउट ऑफ फियर ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई वो बाहर नहीं जाएगा, लोग उसको ये कहेंगे, उसके साथ ये हो जाएगा। तो वो कहता है ओके आई एम सेफ इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, मैं इधर ले लूंगा। लेकिन आयरॉनिकली वो जिस चीज़ से बच रहा था उसके साथ वो उस रूम में ही हो जाती है। एक पिक्चर पेंटिंग मान लो जिसकी एक पूरी फ्रेम होती है उसके ऊपर गिर गई एंड इट फेल ऑन हिज हेड। तो जिस चीज़ से वो डर के बैठा हुआ था इन रियलिटी भाई उसके साथ तो वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही हो गई। तो वो कहता है बेटा ये डरने से हाइड करने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी जो है फियर्स हैं, डर है, इन सबको निकाल के जीनी पड़ेगी। शेम के साथ कोई जिंदगी जी नहीं जाती है। आई वांट टू टेल यू दिस my dear champions, I want to tell this to you as well through this story, that as we explored in William Douglas's story as well, there is no life where there is fear, so we must embrace it. ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी रिस्की चीज़ें करना चले जाएं. Obviously some amount of fear is very natural and it is required for survival, obviously if you look into the biological aspect of fear. But paranoia, irrational fears, insecurity, shame, doubt, guilt, worry, try to have as little of that as possible. तो वो कहता है ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप दूसरों को फियर करते हो, पैरानॉइड रहते हो, ओवर थिंक करते हो, दैट्स नॉट अ लाइफ एट ऑल. ये जो मिस्टर लैम के वर्ड्स होते हैं ना, बड़ा डीप इम्पैक्ट छोड़ देते हैं डेरी पे. फाइनली किसी ने उसको समझा दिया कि उसके अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स कहाँ से आते हैं. वो कहते हैं बेटा देख अपने आप को आइसोलेट मत कर. तो वो कहता है ठीक है आप सही कह रहे हो, शायद मैं अपने आप को बदल सकता हूँ. वो देखता है कि मिस्टर लैम भी तो अकेला है, लेकिन फिर भी वो इतना खुश है. वो भी स्पेशली एबल्ड है, फिर भी इतना खुश है. अकेला रहता है फिर भी लोगों को ऐसे रिसीव करता है. तो वो कहता है हाँ ठीक है फाइन. मिस्टर लैम इनकरेज करता है कि जाओ, आपकी मदर आपके लिए एकदम थोड़ा वरी कर रही होंगी, आप जाइए. ठीक है. डेरी फॉर द फर्स्ट टाइम फील्स मोटिवेटेड टू फाइट अगेंस्ट हिज फियर्स. He promises to return to Mr. Lamb's garden, eager to hear more of his wisdom and positive outlook on life. अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो एनिमेटेड वीडियो में है और इसमें हमने नहीं डाली है. वो एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बट दिस इज टू प्रॉम्प्ट यू टू गो एंड वॉच द एनिमेटेड वीडियोज आफ्टर दिस. दिस विल हेल्प यू इन योर रिविजन एज वेल. इज दैट इनके एंड में जो कॉन्वर्सेशन होती है इट हैज़ अ वेरी स्लाइटली नेगेटिव टोन. एंड में मिस्टर लैम्ब भी कहते हैं दे नेवर रिटर्न. इससे पता चलता है कि काफ़ी लोग मिस्टर लैम के घर आते थे, उनसे बात करते थे और उनको बुरा फील करवा के चले जाते थे. बोलते थे वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी वापस आते नहीं थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड मिस्टर लैम टू बी दी अदर, कि ये बाकी लोगों के जैसा नहीं है, ये अतरंगी है. और जब मिस्टर लैम जब डेरी जाता है अपने घर और जब वो अपनी मदर से बात करता है, ये कन्फर्म हो जाता है, बिकॉज जो मदर है डेरी की वो कहती है मैंने मिस्टर लैम के बारे में बड़ी गंदी गंदी चीज़ें सुनी हैं. ठीक है. तो वो चला जाता है. जब वो उधर जाता है, His mother tries to stop him from going back. Don't go there. लेकिन वो कहता है ठीक है मेरी मिस्टर लैम से थोड़ी भैंस तो हो गई, लेकिन इन्होंने मुझे लाइफ का नया नज़रिया दिखाया है. वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानता. वो वापस चला जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में कि मेरे को अपना फाइनली एक दोस्त मिल चुका है. लेकिन जब वो उधर आता है, वो देखता है कि मिस्टर लैम तो एप्पल्स उठाने के लिए एक लैडर पे चले थे, लेकिन उनकी जो टिन लेग थी उन्होंने उनका भरोसा तोड़ दिया. He has fallen and because of being old, he has passed away. Derry is devastated, realizing that he has lost the only person who truly understood him. Derry जो है उसे लगा था फाइनली उसकी लाइफ में एक व्यक्ति आ गया है जो उसे समझ सकता है. फाइनली ही इज मेड अ कनेक्शन विद समवन हु अंडरस्टैंड्स हिम एंड ही रिग्रेटेड कि उनकी लास्ट कॉन्वर्सेशन ऐसी थी. So very sad ending to this chapter. The play ends with Derry standing still, deeply affected. वो nearly रोता है. इसका animated video ज़रूर देखना बेटा. इसमें क्या importance है बेटा? Appearance versus reality. ठीक है. Society Derry को judge करती है based on his half-burnt face, but Mr. Lamb teaches him that true worth internal होती है, अंदर से आती है, external नहीं होती. Focus on utility and character, not appearance. Loneliness की बात होती है, disability की बात होती है, positive outlook, fear of rejection जो Derry का है, and impact of encouragement. कि एक रिलेशनशिप की वजह से ही डेरी के अंदर जो वेरियस फ्लॉज वो मानता है अपने आप के अंदर, वो थोड़ी ब्लंट हो जाती हैं. लेकिन एंड ऑब्वियसली इज अ लिटिल टू सैड, बट इट शोज अस द रियलिटी ऑफ डोंट वेट फॉर थिंग्स, मेक थिंग्स हैपन. एक बहुत ब्यूटीफुल टेड टॉक है बेटा, अगर आपको टाइम मिले देखना. माइक पोजनर की टेड टॉक देखना प्लीज. ही इज वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिशियंस. यू विल अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू टू वॉच इट. तो इसमें सिंबल्स हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो. इट विल हेल्प यू इन योर आंसर्स. अब चलते हैं विस्टास के फाइनल चैप्टर की, विच इज़ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. इसके 2 पार्ट्स हैं. एक है जिटकलासा
एंड दूसरी है बमा, जिसके ऑथर्स की बात हो रही है। जो जिटकला सा है उसका टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो जिटकला सा ही ने लिखा है ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ अबाउट अ नेटिव अमेरिकन वुमन। नेटिव अमेरिकन कौन है? जो बहुत टाइम से अमेरिका में रह रहे थे। बेसिकली इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको नहीं समझा सकता, बट बेसिकली हर पॉपुलेशन में एक एरिया के नेटिव लोग होते हैं। जो वाइट लोग हैं वो सेटलर्स थे, यूरोप से आए थे वो अमेरिका, दे आर नॉट नेटिव टू द लैंड ऑफ अमेरिका, ठीक है। द सेकेंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो बमा ने लिखा है, जो एक तमिल दलित राइटर हैं, जो अपना एक्सपीरियंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताएंगी। वेयर एज द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट जिटकला सा, जो खुद एक नेटिव अमेरिकन है, उन्हें वाइट कल्चर में एसिमिलेट करने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। बिकॉज हर कल्चर का अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। हर रीजन में हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग प्रथे, यू नो, देयर आर प्रथाज। सो यही उसके बारे में है, ठीक है। लेकिन दोनों अकाउंट्स आर अबाउट हाउ चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड द डिजायर टू रेजिस्ट डिस्क्रिमिनेशन। की बच्चे हैं तो हैं, लेकिन उनके अंदर एटलीस्ट एक एस्पेक्ट तो है वेयर दे बिकम अवेयर ऑफ द टेरेबल सोशल इविल्स दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो शुरू कर देते हैं। जिटकला सा आ जाती हैं टू द कार्लाइल इंडियन इंडस्ट्रियल स्कूल, जिसे बोला जाता है लैंड ऑफ एप्पल्स। अब ये बेसिकली बेटा एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें नेटिव अमेरिकन बच्चों को भेजा जा रहा है टू टीच देम वाइट कल्चर, कि उन्हें कोट एंड कोट सिविलाइज कर दिया जाए। देखिए कितनी गंदी थॉट है। वो ना वहाँ जाके बड़ी स्ट्रेंज और अनकंफर्टेबल फील करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वेदर है, स्नो कवर्ड लैंड है, इट मेक्स हर फील अनवेलकम। उनका कल्चर थोड़ा रिजर्व्ड सा, साइलेंट सा है, और यहाँ पे इतनी लंबी लाउड बेल्स आती हैं, गंदी गंदी हार्श वॉइसेस होती हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, विप करते हैं, डांटते हैं, विप वर्बली करते हैं, आई मीन, एंड दे जस्ट इन सम केसेस तो ये फिजिकली भी होता है, विच इज़ लाइक अ वेरी डार्क रियलिटी इन सम बोर्डिंग स्कूल्स। बट आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऑपरेशन है। एंड इफ़ यू लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ how Native Americans and Black Americans were disintegrated against, there was a very big physical, mental, spiritual aspect to it. So if you're interested in that, you should read about it. वो कहती हैं यार ये क्या है, मैं तो अपनी ट्राइबल लाइफ में ठीक थी, अपने नेटिव अमेरिकन कल्चर में ही ठीक थी, और उसको अपनी मम्मी की याद आती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी मम्मी से दूर रह रही है, बिकॉज शी इज़ इन अ बोर्डिंग स्कूल। जिटकला सा अपने फ्रेंड जूडविन से लर्न करती है कि ये जो स्कूल अथॉरिटीज़ है ना, ये लॉन्ग हेयर और जो शिंगल्ड हेयर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको काट देते हैं। बिकॉज दे थिंक कि यार इन्हें तो हमें सिविलाइज करना है, वाइट लोगों के जैसा बनाना है, अब इनके साथ ये तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कम्युनिटी में सिर्फ कावर्ड्स और प्रिजनर्स को ये चीज़ गो थ्रू करनी पड़ती थी। तो इनके कल्चर में इवन हेयर को काटना या शिंगल करना इज कंसिडर्ड वेरी बैड। लेकिन जब उसे ये समझ में आता है, वो तो बड़ी डर जाती है, बोलती है मैं कावर्ड तो नहीं हूँ, तो वो भाग जाती है, एकदम भाग जाती है कि मैं तो अपने बाल कटाऊंगी नहीं, एंड शी हाइड्स अंडर अ बेड। लेकिन जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ऑब्वियसली वाइट होती हैं, वो उसे ढूंढ लेती हैं, बिकॉज ये तो बच्ची, ऐसे क्या पता कि छुपने से कुछ होगा नहीं, वो तो आपको ऑब्वियसली ढूंढ लेंगे। आप छुपोगे तो बिल्डिंग में ही ना। और उसके बाल काट दिए जाते हैं डिस्पाइट दिस रेजिस्टेंस। वो ह्यूमिलिएट हो जाती है, डीह्यूमनाइज फील करती है कि भाई मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, क्या मेरी जो हेरिटेज और कल्चर है, डज इट नॉट हैव एनी वैल्यू? तो ये जो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है, इट मार्क्स हर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद रेसिज्म एंड ऑपरेशन। इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी सोशल इविल की बात पता चल गई, एंड दिस चेंजेस हर फॉर एवर। इसमें थीम्स क्या होती हैं बेटा? फोर्स्ड एसिमिलेशन एंड कल्चरल इरेजर, कि इन लोगों का कल्चर हटा दो ताकि हम इन्हें कॉलोनाइज कर पाएं। बेसिकली यू कैन रिलेट दिस टू द इंडियन एक्सपीरियंस विद ब्रिटिशर्स। रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशंस, की भाई हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं विद आवर फाइट, वी विल फाइट बैक, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट जस्ट बिकॉज यू हैव हायर पावर ओवर अस। एंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई आपके लिए तो वो सिर्फ एक हेयर कट है, लेकिन उस इंसान के लिए सोचो ना जिसके कल्चर में हेयर इतना इंपॉर्टेंट हो और आप उससे वो ही छीन रहे हो। ठीक है, तो अब बमा की देखते हैं। बमा एक छोटी सी बच्ची है और वो बड़ा एंजॉय करती है अपने स्कूल से घर आना, बिकॉज वो एक छोटी सी वॉक होती है, लेकिन वो ये वॉक लंबी बना देती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी लाइवली से स्ट्रीट के सीन्स होते हैं उधर। उसको बड़े बड़े छोटे छोटे टॉयज मिल जाते हैं जब वो देखती है मंकी शो और स्नेक चार्मर्स, बेसिकली जो काफ़ी एरियाज़ ऑफ इंडिया में अभी भी होता है। टेम्पल सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, टेम्पल में सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, बाजार स्टॉल होता है, बहुत ज़्यादा कॉमर्स हो रही होती है, स्ट्रीट परफॉर्मर होता है जो एक बाईसाइकिल पे अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बस्लिंग सी स्ट्रीट है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एक दिन इतने सारे कमोशन में वो देखती है एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी, उसको तो नहीं पता होता उनकी कम्युनिटी से है, बट वो देखती है यार इसे तो मैंने देख रखा है कहीं। शी वॉज कैरिंग फूड टू अ पर्सन इन अ ह्यूमिलिएटिंग मैनर, और वो ह्यूमिलिएटिंग मैनर क्या था? वो इंसान ने एक फूड का पैकेट था जिसमें वड़ाई थी,
ठीक है, वड़ाई थी उसने, लेकिन उसने पैकेट नॉर्मली नहीं पकड़ा हुआ था, उसने उसको एक स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, नॉट टचिंग द पैकेट डायरेक्टली। अब ये छोटी बच्ची ऐसे क्या पता इसकी रियलिटी क्या है, बट द रियलिटी ऑफ दिस इज कि जो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड है वो ये खाना तो खाता है, एंड ही इज गेटिंग पीपल ऑफ बामास कम्युनिटी विच आर Dalits to bring that food for him, but they are not even, he's not even letting them touch it. So इससे untouchability की प्रथा हमें पता चलती है, and this is what Bama tells us कि ये इतना बड़ा social evil है। मैं छोटी बच्ची थी, मुझे तभी ये समझ में आ गया था। बमा इसको देख के हंसती है, उसको लगता है ये क्या है यार, ये तो कोई कॉमेडी सर्कस चल रही है जो इधर मुझे अपने स्कूल के रास्ते में दिखती रहती है। लेकिन जब वो अपने ब्रदर को बताती है, जिसे स्टोरी में अन्नन बोला जाता है, विच इज़ बेसिकली बिग ब्रदर इन दैट लैंग्वेज, वो बताते हैं कि नहीं, इसमें कुछ फ़नी नहीं है, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ना उन्हें अनटचेबल माना जाता है, मतलब आप छू भी नहीं सकते उन्हें, बिकॉज आप पल्यूट हो जाओगे, ये उनकी सोच है गंदी वाली। वो कहते हैं नहीं, ये गंदी सोच है, वी आर नॉट इवन अलाउड टू टच देयर फूड, दिस इज़ नॉट फनी, इट इज़ अ सीरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बमा इसको रियलाइज करके बहुत दुख फील करती है, बहुत ज़्यादा एंगर फील करती है, बोलती है ये क्या है यार, ये भेदभाव क्यों। अभी देखो बेटा, वो छोटी सी बच्ची है, उसको डायरेक्टली अगर आपने ये सारी चीज़ें बता दी तो उसके लिए प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो फिर भी प्रोसेस करती है बिकॉज शी लुक्स अप टू हर ब्रदर। अन्नन कहता है अपनी सिस्टर को कि देखो बमा, ये तो रियलिटी है इस दुनिया की, कास्ट सिस्टम है और सैडली हम उसको फेस करेंगे, लेकिन अगर हमें अपने लिए सोशल स्टैंडिंग बनानी है, अगर हमें इससे निकलना है, तो एजुकेशन इज़ द ओनली वे हम ये कर पाएंगे। तो बमा उसकी एडवाइस बहुत सीरियसली लेती है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ती है और एक टॉप स्टूडेंट बन जाती है, अपने क्लास में नंबर 1 आती है, जैसे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो माय डियर चैंपियंस। शी डिसाइड्स टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू एजुकेशन एंड राइटिंग, कि ठीक है सोशल इविल्स हैं तो हैं, लेकिन उन्हें फाइट करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज दैट वी कैन लीव दीज शैकल्स, ब्रेक अवे फ्रॉम दीज शैकल्स, ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज शैकल्स, इज बाय गोइंग अहेड एंड बिकमिंग एजुकेटेड। थीम्स क्या है, चाइल्डहुड इनोसेंस लॉस हो जाती है, एजुकेशन की पावर, ठीक है, एंड ऑफकोर्स अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो आई होप आपने इसके कीवर्ड्स देख लिए हैं। अब इसमें आ सकता है, इसमें कॉमन थीम्स क्या है बेटा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इम्पैक्ट ऑफ प्रेजुडिस, रेजिस्टेंस एंड अवेयरनेस। तो बेसिकली नेटिव अमेरिकन की स्टोरी और दलित कम्युनिटी की स्टोरी के बीच में कॉमनैलिटीज आपसे पूछी जा सकती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अब हम पोम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, पोम्स के लिए समरी देखना इज नॉट इनफ। ग्रैंड गार्ड ने बढ़िया से एनिमेटेड वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस, कीवर्ड्स और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसकी लिंक्स दे दूंगा। लेकिन अभी बेसिक हम चीज़ समझ लेते हैं। जो मदर एट 66 पोम है बाय कमला दास, बेसिकली इसमें जो पोएट है ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पोम है। अगर आप देखोगे इट इज़ रिटन एग्जैक्टली लाइक एक आदमी के जो सोच विचार होते हैं जिसमें कोई ब्रेकेज नहीं होती, एकदम ऐसे फ्लो करते रहते हैं, वैसी ही पोम लिखी गई है। ये पोएट अपनी कंसर्न दिखा रही हैं अपनी मदर के लिए जो एजिंग हो रही है उन्हें, बेसिकली शी इज़ एजिंग, शी इज़ बिकमिंग ओल्ड, वो बुढ़ी हो रही हैं, और आपको पता है बुढ़े होने के साथ एज से बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मेमोरी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, आप एसोसिएशंस नहीं ड्रॉ कर पाते। तो वो अपनी मदर को ओल्ड होते हुए देख रही है, एंड शी इज़ रियलाइजिंग कि मोर्टैलिटी इज़ अ थिंग, हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू बी अराउंड फॉर एवर। व्हेन शी सीज हर मदर डोजिंग इन द कार, जब वो सो रही होती है विद हर माउथ ओपन, उसको वो बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। शी कंपेयर्स हर मदर्स पेल फेस जो बहुत ज़्यादा वाइट सा हो चुका है टू दैट ऑफ अ कॉप्स एंड अ लेट विंटर्स मून। जो लेट विंटर्स मून होता है, बेसिकली विंटर में इतनी ज़्यादा फॉग आ जाती है कि वो जो मून की ग्लो है वो ब्यूटी को रोक देता है। तो एजिंग ने उसकी मदर की ये जो ग्लो और ब्यूटी है वो रोक दी है। To distract herself from this painful, anxious thought of losing her, she looks at the young trees and children playing. वो बाहर देखती है, कार में उसकी मदर हैं जो डोज ऑफ कर रही हैं, जिनके अंदर कोई वाइटैलिटी नहीं है, एजिंग है, और बाहर वो देखती हैं कि ये जो यंग चिल्ड्रन हैं हु आर स्प्रिंटिंग, ऐसे भागे जा रहे हैं, वो ट्री स्प्रिंटिंग की भी बात होती है, बोथ ऑफ देम आर डूइंग दिस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ है, बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी है, एनर्जी है। एयरपोर्ट में शी स्माइल्स रिपीटेडली एंड आई स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, पोम में लिखा हुआ है टू हाइड हर फियर ऑफ सेपरेशन, कि भाई ठीक है, बचपन में ये जो वो फियर फील करती थी कमला दास की वो अपने मदर से दूर हो रही हैं, वही फियर उनको अब एडल्टहुड में भी फील हो रहा है। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स का क्या समरी है कि जो नेचर में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमें जॉय देती हैं, कंफर्ट देती हैं और हमेशा देती रहेंगी। वो हेवन से एक स्ट्रीम है जो हमें एनर्जाइज करती है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ट्रबल्स हैं, अगर हम एक फ्लावर को देख लें, ट्रीज़ को देख लें, क्लाउड्स को देख लें, श्रिल्स को देख लें, रिल्स को देख लें, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी मिलेगी और ये ब्यूटी हमारे सोल को रिप्लेनिश करेगी। दे नेवर फेड,
वो चलती रहेंगी टिल इटर्निटी एंड विल कंटिन्यू टू नरिश आवर सोल्स, और वो हमें होप देंगी इवन व्हेन लाइफ गिव्स अस सम ट्रबल्स। नेचर के ब्यूटी के एग्जांपल्स क्या हैं? सन, मून, ट्रीज एंड फ्लावर्स, और ये स्पिरिट्स को अप करती हैं, हमें रिजुविनेट करती हैं। वो कहते हैं इट्स नॉट जस्ट ब्यूटी इन नेचर, इट्स ब्यूटी इन द स्टोरीज ऑफ ग्रेट हीरोज। ठीक है, कि ये जो हम बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में इंस्पायरिंग टेल सुनते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुनते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में सुनते हैं, तो इनकी जो लाइव्स हैं, इनकी स्टोरीज भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो हमें जॉय देती हैं, हमें इंस्पिरेशन देती हैं। कीट्स डिस्क्राइब्स ब्यूटी एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, जो सीधा हेवन से आता है हमारी लाइफ को हेल्प करने के लिए। रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? वो बेसिकली हमें स्ट्रगल्स बताता है रूरल लोगों की, जो बेसिकली अर्बन एरियाज में नहीं रहते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं बिजनेस करने का इन अ रोड साइड स्टैंड, होपिंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम सिटी ट्रैवलर्स। तो बेसिकली ये अर्बन एरिया है, सिटी है, और ये है रूरल एरिया। इसके बीच की रोड में इन्होंने रोड साइड स्टैंड बना दिया है। तो जो भी पैसे वाला है वो ऑब्वियसली सिटी में होगा, सिटी विजिट कर रहा होगा, क्योंकि रूरल एरिया में एज सच तो कोई कॉमर्स होगी नहीं, तो ये लोगों का बिजनेस इन लोगों के ट्रैफिक पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये ट्रैफिक इन्हें इग्नोर कर देता है, या फिर बार बार इनको देख के बोलता है यार ये जो बीच की माउंटेन्स हैं, नेचर है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, ये आप रुइन कर रहे हो। या फिर बेच देते हैं, रुक जाते हैं, प्राइस पूछ के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। पोइट कहता है यार ये फॉल्स प्रोमिसेस क्यों मेक करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमें कहते हैं, रूरल एरियाज वाले लोगों को कहते हैं कि आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम आएंगे, हमें इलेक्ट कर दो, लेकिन कुछ करते नहीं। जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं वो भी मूवियों को देखते रहते, रोमांटिसाइज करते रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक दिन ऐसी होगी। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंसेस बिटवीन द रियलिटी दैट दे लिव इन एंड व्हाट दे आर प्रॉमिस्ड। विलेजर्स हमेशा कहते रहते हैं कि उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, अर्बनाइज ज़िंदगी चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ मिलती नहीं। उनको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे द ओनली वे आउट फॉर देम इज़ फॉर देम टू बी गॉन फ्रॉम दिस अर्थ। तो देखो कितना डार्क टर्न आ जाता है। फाइनली ऑन जेनिफर्स टाइगर्स की बात कर लेते हैं, बाय एड्रियन रिच। तो ये पोम एक्सप्लोर करती है पेट्रियार्की को, कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है मैरिज की, उसमें विमेन ऑप्रेस हो सकती हैं। तो आंट जेनिफर जो पेट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शन से बर्डनड हैं, मे बी हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी जो मैरिज है टू अ सर्टन हस्बैंड अब्यूसिव हो सकती है, वो उनके फ्रीडम पे कुछ उन्होंने लिमिट लगा के रख दी है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन इमेजिन दैट आंट जेनिफर इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट वुमन इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस और इन रिलेशनशिप्स, शी इज़ ऑप्रेस्ड विद इन दिस लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज। तो उनकी एक हॉबी होती है एम्ब्रॉयडरी करने की, और वो जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, जो कैसे क्लोथ्स पे होती है, वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं टाइगर्स की, जो फियरलेस और फ्री हैं, विच इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस एंड कंट्रास्ट टू हर ओन फियरफुल एंड सबमिसिव लाइफ। उनका जो अंदर का डिज़ायर होता है इंडिपेंडेंस का, वो इन टाइगर्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है, थ्रू हर आर्ट। जब वो ये कर रही होती है, उनके हैंड्स शेक करते हैं, फ्लटर करते हैं विद द हैवी वेडिंग बैंड। इट रिंग्स हैवी ऑन हर। फ्लटर तो करते हैं बिकॉज शी इज एंग्शियस, बट बिकॉज there's also this element of the weight that is added by her wedding band. Now this weight is mostly metaphorical. आप सोचो रिंग कितनी ज़्यादा हैवी हो सकती है, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो ये जो बेटा वेट है, ये मेटाफोरिकल है कि शादी करने के बाद, उस रिंग को पहनने के, प्रोमिसेस को मेकअप करने के बाद उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा गंदे बदलाव आ गए हैं। इसमें दिखाते हैं हमें कि इवन आफ्टर आंट जेनिफर इज गॉन, शी विल रिमेन रिंग्ड बाय ऑडियल्स, कि इवन व्हेन शी इज गॉन फ्रॉम दिस अर्थ, उनकी जो स्पिरिट भी है वो भी इस मैरिज के, इस वेडिंग के जो पेट्रियार्कल कॉनोटेशंस हैं, पेट्रियार्कल इफेक्ट्स हैं, उससे बॉदर होती रहेगी, बिकॉज उनकी लेगेसी टेंट हो चुकी है इस मैरिज से। लेकिन उनका जो आर्ट है जो उन्होंने बनाया है टू एक्सप्रेस हर फ्रीडम, वो चलता रहेगा। दीज टाइगर्स विल प्रैंस ब्राइट टोपैज डेनिजन्स इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो दिखाता है कि चाहे उनके अनफुलफिल्ड डिजायर्स तो हों, she did not let the desire and the hope to make art that can change the world stop her through these particular tigers and her consequent embroidery. एक और पोम है कीपिंग क्वाइट, उसका एनिमेटेड वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली कीपिंग क्वाइट में वो हमें बताते हैं कि हमें अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी एनालाइज करनी चाहिए। ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी शुड स्टॉप एंड टेक अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ऑफ साइलेंस, और उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो फिशरमैन है वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा, ठीक है, जो सारी कॉनोटेशन है वो रुक जाएगी, वॉर्स जो होते हैं दुनिया में वो रुक जाएंगे, बिकॉज हैविंग अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वुड फोर्स अस टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। जैसे अगर आप अभी बस यहाँ पे बैठ के देख रहे हो वीडियो को, आप कुछ सोच नहीं रहे, देन आपको इतनी लर्निंग नहीं होगी। या फिर आप जब सुबह उठ के आप ब्रश करते हो अपने टीथ को, यू डोंट थिंक अबाउट इट बिकॉज इट्स ऑटोमेटिक। वैसे ही दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो वायलेंस है, जो चीज़ें गलत हैं, वो ऐसी ही ऑटोमेटिक ही हैं, बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट द एक्चुअल रेपरकशंस ऑफ दिस। तो वो यही एडवोकेट करते हैं, और वो बोलते हैं कि ठीक है, जो है
टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहिए, लेकिन कांस्टेंट एक्टिविटी भी नहीं चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और बाकी सब डिटेल्स आपको पोएम के एनिमेटेड वीडियो में मिल जाएंगे। तो अभी के अभी यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए, यूट्यूब पे ही हो गया, ग्रैंड अकेड एनिमेटेड वीडियो, और उसके आगे अपना पोम का नेम डाल दो या चैप्टर का नेम दे दो। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। बाय द वे, इफ़ यू हैव टाइम, चेक आउट द प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टडी मटेरियल और लेक्चर्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। उसकी भी लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल राइट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड, एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।